Dear student, my screen is visible to everybody? Yes, sir. Okay, now let's start. Now we are लास्ट टाइम हमने कुछ PC1 प्रोफार्मा और एक्टिविटी लिस्ट के बारे में, सारी एक्टिविटीज़ कैसे मैनेज होती हैं, हाउ दीज एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, फॉर एग्जांपल द other activities like how the schemes are formed and how they are managed, वो हमने लास्ट टाइम सीख लिया था और इसको डिस्कस कर लिया था. पिछली मरतबा जब हम 6 नंबर स्लाइड पे आ गए थे तो आप लोगों ने कहा था कि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम आज इस 6 नंबर स्लाइड से शुरू करते हैं. ये तो हमने नहीं पढ़ी थी ना? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने एक आपसे 6 नंबर स्लाइड हमने नहीं की थी ना? जी सर वो एक दरख्वास्त करनी है सर. मैं चचा का इंतकाल हुआ है सर, तो क्लास नहीं ले सकता सर, लीव लेना चाहता था आपसे. क्या लेना चाहते थे सर? चचा का इंतकाल हुआ है सर, लीव लेना चाहता था आपसे सर. कब हुआ इंतकाल? सर कल हुआ है, आज सर दूसरा है, तो मैंने कहा क्लास में ऑनलाइन होके सर आपको बता दें. जी सर. अच्छा, आपका बेटा योर गुड नेम बेटा? वलीद अहमद सर. आपका नाम क्या है बच्चे? वलीद अहमद. ओके, यू आर अलाउड. जी सर. वलीद अहमद, ठीक है. थैंक यू सर. ओके, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे. अच्छा चलें जी, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं. तो लास्ट टाइम हमने इस स्लाइड पे ब्रेक कर ली थी, अभी हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं. ये PC2 प्रोफार्मा जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ दी प्रोजेक्ट्स कास्टिंग मोर देन 200 मिलियन एंड सो ऑन. तो उसके लिए हम आपको पता है कि कंसल्टेंट को हायर करते हैं और कंसल्टेंट के हायर करने का एक तरीका आता है. ये प्रोफार्मा जो है ये रिवाइज्ड इन 2005 और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का फार्मा है. इसको आगे हम देख लेते हैं. प्रोफार्मा फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडीज. जैसे मैंने आपको, as I have already told you people that whenever the cost of the project exceeds 200 million rupees or the technicalities, irrespective of the cost, if the project is more technical and it involves technical complications, then we are supposed to engage to hire a consultant, and the hiring of consultant is done through this proforma. तो इस प्रोफार्मे को जरा देख लेते हैं. इसमें 7-8 पॉइंट्स हैं. ये तकरीबन 4 पॉइंट्स हैं. सॉरी नॉट सर. इसमें ये होता है कि पहले इस पे नेम बाय फिजिबिलिटी विल बी आइडेंटिफाइड. तो यहाँ पे आपने नाम देना होता है कि सपोज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 50 किलोमीटर रोड्स फ्रॉम दिस टू दिस सपोज. फिर उसके बाद आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर. तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो स्पॉन्सरिंग के लिए जिनका फंड होता है वो यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है. जो एग्जीक्यूशन जो एजेंसी एग्जीक्यूट करती है, जो काम करती है, उसका नाम इधर लिखा जाता है. डिटेल ऑफ सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी, जनरल डिस्क्रिप्शन एंड जस्टिफिकेशन. उसमें आपने सर्वे में आपने बता देना है कि यह सर्वे या फिजिबिलिटी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं. बिल्डिंग के लिए है तो उसका बता देना है, रोड के लिए है तो उसका बता देना है. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड उसमें बता देना है कि ये फिजिबिलिटी स्टडी इस तारीख से शुरू होकर इस तारीख तक ख़त्म हो जाएगी. ईयर वाइज एस्टिमेट कास्ट, वो जो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद इस कंसल्टेंट का ये काम होता है कि ये डिटेल कास्ट एस्टिमेट बनाती है. तो वो उस साल में, जिस साल में ये डिटेल कास्ट एस्टिमेट बनाया जाता है, उसकी डेट डाली जाती है. मैन पावर रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया जाता है कि जी लोकल मैन पावर होगी, नेशनल मैन पावर होगी, या इंटरनेशनली हमें कुछ एक्सपर्टीज दरकार होगी. फाइनेंसिंग प्लान के बारे में भी बताया जाता है कि जी इसकी फाइनेंसिंग
किधर से होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से होगी, फेडरल गवर्नमेंट से होगी, डोनर एजेंसी से होगी, इक्विटी पे होगी, डेट पे होगी, ग्रांट पे होगी, जिस तरीके से भी। अच्छा, एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट लाइक टू बी सबमिटेड आफ्टर सर्वे। तो ये तो उसका एंड रिजल्ट होता है, ये सबमिट कर देना होता है, और जो प्रिपेयर करता है वो अपना नाम और डिजिग्नेशन, फोन नंबर, चेक भी एक, उसके बाद हायर अथॉरिटी उसको चेक करती है, फिर अप्रूवल देती है। तो ये तो एज फार एज फॉर्म इज कंसर्न। अब इन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कि इसको कैसे भरना है, तो ये जो बातें मैंने आपको की वो इन्होंने रिटन फॉर्म में लिखी है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्लीज इंडिकेट द नेम बाय व्हिच द सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी विल बी अंडरटेकन। जैसे आपने उस प्रोजेक्ट का नाम जो कि एडीपी में अप्रूव हो चुका है, तो वो ही नाम इधर लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इंडिकेट द नेम ऑफ एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सरिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। वही बात के जो फंडिंग की एजेंसी कौन होगी और एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी एजेंसी होगी। डिटेल ऑफ सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोवाइड ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड कवरेज ऑफ द सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी। यहाँ पे वो आपने दे देना है इसके सवाल के जवाब में। ये उसका एक हिंट है। Provide justification for undertaking this feasibility study. Indicate whether the previous studies in the field have been undertaken. If so, provide detail. यहाँ पे आपने उसको पिछली स्टडीज के साथ लिंक कर देना है कि जी हम जो ये स्टडी कर रहे हैं इस प्रॉब्लम पे या इस सिचुएशन पे पहले कहीं फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है कि नहीं हुई है, अगर हुई है तो उनका क्या रिजल्ट था, और अब हम इसको फर्दर कर रहे हैं या उनके रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, व्हाटएवर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फिजिबिलिटी सर्वे एंड फिजिबिलिटी स्टडी, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी एंड प्रपोज मंथ ऑफ द कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द स्टडी। वही टाइम ड्यूरेशन के बारे में बता रहा है कि जी आपने सपोज 3 महीनों में स्टडी पूरी करनी है, तो आपने बताना है कि 3 मंथ्स में स्टार्टिंग डेट और फिनिश डेट आपने बता देनी है। प्रोवाइड आइटम वाइज, एयर वाइज कैपिटल कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ द स्टडी ब्रोकन डाउन बिटवीन लोकल एंड फॉरेन एक्सचेंज। ये इसका एक तरीका कार होता है, जिस तरह हम जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसके लिखते हैं कि जी टोटल कॉस्ट इसकी इतनी है, इसमें इतना पोर्शन या इतना शेयर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का है, या पीकेआर पाकिस्तानी रुपी का है, और इतना डोनर प्रोजेक्ट का है या फॉरेन एक्सचेंज का है। उस फॉरेन एक्सचेंज को जब हम मेंशन करेंगे तो उसको ये भी बताएंगे कि जी इस वक्त जब हम ये फॉरेन एक्सचेंज को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इस वक्त रुपी डॉलर की क्या रिलेशनशिप चल रहा है, $1 में कितने रुपए या इसके रेट क्या चल रहा है, डॉलर एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है। इंडिकेट द डेट ऑन विच द कॉस्ट एस्टिमेट वर प्रिपेयर्ड एंड बेसिस ऑफ द एस्टिमेट। ये आपने बताना है कि जी किस महीने में आपने और किस साल में। सपोज जुलाई के महीने में हम एक एस्टिमेट बना रहे हैं और ईयर है 2021, तो आपने ये बता देना है कि इस महीने में हमने कास्ट एस्टिमेट प्रिपेयर किया है, और कास्ट एस्टिमेट की बेसिस भी बतानी है। कास्ट एस्टिमेट की बेसिस का मतलब ये है कि ये आपने एमआरएस पे बनाया है, सीएसआर पे बनाया है, या किस तरीके से बनाया है। तो हम आमतौर पे एमआरएस पे बनाते हैं। तो ये आजकल जो एमआरएस चल रहा है 2020 का है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, द कैपिटल कॉस्ट बी प्रोवाइडेड। ये वैसे ब्रिक एंड मॉर्टर की कास्ट को या कैपिटल कास्ट को कौन से सोर्स से फाइनेंस करना है। इंडिकेट रिक्वायरमेंट सेपरेटली फॉर लोकल एंड फॉरेन पर्सनल, दैट इज ख्याल है कोई somebody wants to enter, let me see।
अच्छा, indicate requirements separately for local and foreign personnel. ये तो sourcing of financing, the capital cost, ये तो बता दिया मैंने कि capital cost को कौन से source से finance किया जा रहा है. Indicate requirements separately for the local and foreign personnels. ये expertise जो professionals हमें चाहिए होती हैं, technical, administrative expertise, clerical, skilled, unskilled, इनको भी आपने बताना है कि जी हमें technical expertise national चाहिए या foreign experts चाहिए हमें. इस तरीके से जो लेबर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो डिपार्टमेंट का होगा, इसको हम ओपन मार्केट से हायर करेंगे, जिस तरीके से भी होगा ये आपने उसमें बताना है. इंडिकेट द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ द लोकल एंड फॉरेन कंसल्टेंट्स अलोंग विद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड टर्म्स ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, लेकिन एनी हाउ ये आपने बताना है कि जी एक फॉरेन कंसल्टेंट या जो एक्सपर्टीज हम हायर करेंगे वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, वो फॉरेन के होंगे, इनका टाइम कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपने बता देनी है. अच्छा, चौथे नंबर पे आ जाता है एक्सपेक्टेड आउटकम. इंडिकेट द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द सर्वे फिजिबिलिटी स्टडी इन क्वांटिफाइबल टर्म्स. इट मे आल्सो बी इंडिकेटेड वेदर एनी प्रोजेक्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द सर्वे. ये सारी चीज़ें हमने उसको बता देनी है एंड रिजल्ट पे कि जी इसकी वजह से क्या क्या हमें रिजल्ट मिल सकते हैं और ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे. So this was all about the feasibility study pro forma PC2. Now coming to the other slide, this is PC3 pro forma. तो ये PC3 pro forma जो होता है ये दो कैटेगरीज में होता है, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी. तो कैटेगरी ए के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि इसमें हमें ये क्या बताता है. ये दिस इज प्रोफार्मा फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एनुअल टारगेट्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्टिंग. ठीक है जी. तो ये आपने इस तरीके से देख लेना है कि ये वही चीज़ें हैं. अच्छा, इसको एक बात याद रखनी है, टू बी फर्निश्ड बाय 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर. ये PC3 ए फॉर्म जो है ना, आपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए 1 जुलाई ऑफ ईच ईयर ये देना होता है. इसमें इसी तरह नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आ गया, अप्रूव कास्ट आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया, ये आगे इन्होंने तरीका बताया तो उसके बाद उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ. इस तरीके से ये देखिए, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट में आ जाता है, इंडिकेट द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, अप्रूवल कैपिटल कास्ट, अप्रूव्ड कैपिटल कास्ट, प्रोवाइड अप्रूव्ड कैपिटल कास्ट बाय द कॉम्पिटेंट फोरम. आपने बताना है कि जी इसकी कैपिटल कास्ट जो कि अप्रूव हो चुकी है या PC1 कास्ट जिसमें रेवेन्यू कंपोनेंट भी मौजूद होता है, ये अप्रूव हो चुकी है. चूंकि हम रेवेन्यू कंपोनेंट को डिस्कस नहीं करते इसलिए उसकी कास्ट को भी डिस्कस नहीं करते. ये आमतौर पे उस डिपार्टमेंट का इंटरनल मामला होता है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के लिए डिस्कशन में नहीं आता है. और चूंकि हम ब्रिक एंड मॉर्टर की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए इसको कैपिटल कास्ट बता देते हैं कि ये इस कॉम्पिटेंट फोरम हमने डिस्कस किए थे कि DDWP होती है, CDWP होती है, PDWP होती है, DDWP होती है, CDWP होती है और ECNIC होती है. तो ये आपने उसमें इसका डेट और इसकी कास्ट बता देनी है कि इस फोरम ने इस डेट पे ये प्रोजेक्ट किया था. एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये बताना है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्रूड एक्सपेंडिचर जो है अप टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 30 जून, पिछले साल के 30 जून तक. अभी ये जो जुलाई का महीना शुरू हो गया तो ये फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो गया है. तो ये ईयर है 2021-2022, इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22. और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है कि ये 2020-21 के 30 जून तक जितने एक्सपेंडिचर हुए हैं तो वो आपने इधर बता देना है. PSDP एलोकेशन फॉर करंट ईयर. PSDP एलोकेशन मतलब ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP से बनता है या ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो आपने इसमें बताना है कि इसकी एलोकेशन कितनी है इस साल के लिए. ये जैसे ये मैंने आपको ADP में एलोकेशन के बारे में एक बहुत अच्छा कम्प्रिहेंसिव लेक्चर दिया था जो मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी डिटेल में था. तो अगर आप अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करें तो आप उससे ये एलोकेशन जान सकते हैं. एनुअल वर्क प्लान के बारे में फिर आपने बताना होगा कि जी एनुअल वर्क प्लान के क्या होता है. तो इसके बारे में ये हिंट है कि प्रोवाइड स्कोप ऑफ वर्क
as indicated in the PC1 by major items of work. तो ये जरा मैं आपको ऊपर वाली स्लाइड पे बता देता हूँ. देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट आ गया, यहाँ अप्रूव्ड कैपिटल कास्ट आ गई रुपीज इन मिलियन, एक्सपेंडिचर अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक्चुअल कितना था, आपने किया कितना है और टोटल कितना है. ठीक है. PSDP एलोकेशन फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, टोटल कितना है, लोकल उसमें कितना है और फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट कितना है. अब ये एनुअल वर्क प्लान पे हम बात कर रहे हैं. एनुअल वर्क प्लान पे बात करने के लिए ये देखें किसी प्रोजेक्ट का एज पर PC1 और उसके बाद अचीवमेंट लास्ट ईयर और टारगेट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर. तो ये इसमें मेजर आइटम आ जाते हैं. सपोज आप रोड बना रहे हैं तो रोड में मेजर आइटम क्या होता है, रोड में मेजर आइटम अर्थवर्क का होता है, फिर उसमें सब बेस होता है, फिर उसमें बेस होता है, फिर उसमें कारपेटिंग होती है एंड सो ऑन, स्ट्रक्चर वर्क होता है. तो आपने 1 by 1 इस तरह लिखना है कि जी अर्थवर्क एक्सकवेशन या अर्थवर्क, उसके यूनिट लिख देने हैं, सारी क्वांटिटी लिख देनी है एज पर PC1. ये PC1 से आपको मालूमात हासिल होंगी. एज पर PC1 अचीवमेंट अप टू द एंड ऑफ लास्ट ईयर, कि लास्ट ईयर के ख़त्म होने में मतलब 30 जून तक आपने इन क्वांटिटीज़ में से कितनी अचीव कर ली है और उसके अगेंस्ट. अच्छा, फिर उसके बाद टारगेट फॉर करंट ईयर, इस साल में आपका क्या टारगेट है कि इस साल में आपने इन क्वांटिटीज़ में से जो ये टोटल क्वांटिटी हैं लास्ट ईयर तक कितनी अचीव हो गई हैं और बाकी क्वांटिटी में कितने % आपने इस साल अचीव करनी है. इस तरह हर एक आइटम इस तरह चला जाएगा. अच्छा, फिर इस एनुअल वर्क प्लान के बेसिस पे आप बनाएंगे क्वार्टरली वर्क प्लान बेस्ड ऑन एनुअल वर्क प्लान. जिस तरह ये एनुअल वर्क प्लान बनाया था इसी की बेसिस पे हमने सारे साल को 4 क्वार्टर में तकसीम किया है और उसी तरह वो एक्टिविटी को इधर लिख लेंगे, यूनिट लिख लेंगे. फर्स्ट क्वार्टर में इतनी एक्टिविटी करनी है, इतने % करनी है, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतनी. जरूरी नहीं है कि एक एक्टिविटी सारे चारों क्वार्टर्स में हो. ये दूसरे क्वार्टर में पहुंचने पे ये एक्टिविटी खत्म भी हो सकती है. अगर आप इनको इस तरीके से स्प्रेड आउट करते हैं, आपकी प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि जी फर्स्ट क्वार्टर में मैंने आधी से ज्यादा एक्सकवेशन और अर्थ वर्क कर देना है और सेकंड क्वार्टर के जस्ट क्लोज होने से पहले ये क्वांटिटी, ये एक्टिविटी खत्म हो जाएगी. तो आप फिर इसको इन 2 क्वार्टर्स में शो करेंगे. अगर नहीं हो रही है तो फिर 3rd क्वार्टर पे शो करेंगे, फिर भी नहीं हो रही है तो 4th क्वार्टर पे शो करेंगे, इस तरीके से. अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है कैश प्लान. कैश प्लान के बारे में यह है कि फर्स्ट क्वार्टर में यही इसी एक्टिविटी के बारे में कि इस एक्टिविटी को फर्स्ट क्वार्टर में करने के लिए आपको फर्स्ट क्वार्टर में कितने पैसे चाहिए, कैश प्लान कितना, कैश फ्लो कितनी होनी चाहिए, सेकंड क्वार्टर में कितनी होनी चाहिए, थर्ड में, फोर्थ में. ठीक है. आउटपुट इंडिकेटर टू बी डिटरमिन्ड बाय द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स गिवन इन PC1. PC1 में कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं. उसमें सपोज बताया जाता है कि जी इतने % काम दूसरे क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा. तो उस हिसाब से आपने इन चीज़ों का जवाब उसी PC1 के बेस पे देना है कि जी हमने ये आउटपुट देने थे, PC1 में प्रपोज थे और ये एक्चुअल आ रहे हैं. वो एक्चुअल PC1 के आउटपुट से मैच भी कर सकते हैं, उससे पीछे भी रह सकते हैं, उससे आगे भी जा सकते हैं. ठीक है. ये जैसे मैंने आपको आउटपुट का कहा है, ये इन्होंने क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टिंग यील्डिंग रिजल्ट ड्यूरिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. फॉर एग्जांपल, ये कैसे, फॉर एग्जांपल आप 10 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, तो रोड के बनाने में आप पहले ही साल में आपने पहले 2 किलोमीटर रोड कारपेट भी कर दिए, तो उसने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया. उस कैसे रिजल्ट देना शुरू कर दिया, रिजल्ट देना इस तरह शुरू कर दिया कि उस पे उधर के आबादी के लोग उस रोड को इस्तेमाल करने लगे, उस पे गाड़ियां चलने लगी. तो इसको कहते हैं कि it start yielding results during its implementation. In such project, the recurring cost is capitalized and the project start yielding result during its implementation. ठीक है, ये भी ऐसी ही बात है. Indicate quantifiable outcome of the project for the current year. जिस साल के लिए आप इसको डिस्कस कर रहे हैं उसकी quantifiable results आप देंगे, outcome आप देंगे. Pro forma along with the activity chart work plan has to be furnished by 1st July of each financial year.
جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 1 جولائی آف ایچ فائنینشیل ایئر، یعنی کہ یہ جون جب 30 ختم ہو جاتا ہے تو 1 جولائی کو 1 جولائی کو آپ نے یہ پروفارما بھر کے دے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب بی پارٹ آتا ہے. اچھا، بی پارٹ میں کیا ہے کہ جی یہ امپلیمنٹیشن آف ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ٹو بی فرنشڈ بائی 5th day آف ایچ منتھ. یہ اب فزیکل پروجیکٹ کے بارے، فزیکل پروگرس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ہر مہینے میں آپ نے 5th آف دی منتھ سٹارٹ میں پہلے مہینے کے ہر ایک مہینے کی 5th ڈیٹ تک آپ نے یہ پروفارما بھر کے دینا ہوتا ہے. اس میں کیا کیا ہے، اس میں اسی طرح نیم آف دی پروجیکٹ آ گیا ہے، فائنینشیل اسٹیٹس آ گیا ہے. فائنینشیل اسٹیٹس مطلب پی ایس ڈی پی ایلوکیشن فار دی کرنٹ ایئر آپ نے ادھر لکھ دینا ہے کہ جی اتنی اماؤنٹ اس کی کرنٹ ایئر میں پی ایس ڈی پی کی ایلوکیشن تھی. کرنٹ کوارٹر ریکوائرمنٹ ایز پر کیش فلو پلان، کیش فلو پلان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری وہ ہم ادھر لکھ لیتے ہیں کہ کرنٹ کوارٹر کے لیے ہمارا کتنا ہے، نیکسٹ کوارٹر کے لیے کتنا ہے، اور اس طریقے سے. ریلیزز ڈیورنگ دی منتھ، اس مہینے میں اس پروجیکٹ کو کتنے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں، ایکسپینڈیچر اور اس ریلیزز کے اگینسٹ ہم نے کتنا خرچہ کیا ہے. سپوز ہمیں 10 ملین اس مہینے میں ریلیز ہوئے ہیں اس کوارٹر میں، اور اس مہینے میں ہمیں 10 ملین ریلیز ہوئے ہیں، اور اس کے اگینسٹ ہمارے پاس کام اتنا تھا کہ ہم نے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کام برابر بھی ہو سکتا ہے، کام کم بھی ہو سکتا ہے، کام زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو when the executed work volume of the executed work exceeds the planned volume، تو اس کے لیے پھر ہم مزید ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو اس جو آلریڈی اماؤنٹ ہمیں ریلیز ہو چکی ہوتی ہے اس کا ہم ایکسپینڈیچر کر کے اس پہ ہم دوبارہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مزید اتنے پیسے چاہیے ٹو کلیئر دی لائبلٹیز آف دی کنٹریکٹر، وچ از کالڈ دی میچور لائبلٹی آف دی کنٹریکٹر. میچور لائبلٹی آف دی کنٹریکٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ ورک ڈن کو کہتے ہیں کہ جی اس پیسوں کے، اس ورک ڈن کے اگینسٹ ہمیں پیسے چاہیے کیونکہ یہ ورک ڈن ہے تاکہ ہم اس کو پیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دی والیوم آف دی ورک ڈن یا میچور لائبلٹی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریلیزز سے کم ہے تو ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں، باقی کو سلو پروگرس کا نوٹس دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی پروگرس سلو ہے کیونکہ یہ اماؤنٹ جو اس کوارٹر میں یا اس مہینے میں ریلیز ہوئی تھی اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے اس کو پورے یوٹیلائز نہیں کیا ہے، لہٰذا آپ اپنی اسپیڈ کو تیز کریں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. یہاں پہ پھر آ جاتا ہے فزیکل اسٹیٹس، فزیکل اچیومنٹ ڈیورنگ دی منتھ انڈر رپورٹ. یہاں پہ سیریل نمبر آ جاتا ہے اس 1 2 3 4 جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، آئٹم آ جاتے ہیں. مثلاً روڈ کے پروجیکٹ میں ارتھ ورک آ جاتا ہے، سب بیس آ جاتا ہے اس طریقے سے، یا بلڈنگ کے پروجیکٹ میں فاؤنڈیشن آ جاتی ہے، سپر اسٹرکچر آ جاتا ہے، فنیشنگ آ جاتی ہے. تو وہ یونٹ ادھر لکھے جاتے ہیں اور کوانٹیٹیز ادھر لکھی جاتی ہیں، اور اس کی فزیکلی اسٹیٹس بھی ادھر لکھا جاتا ہے کہ جی سپوز بلڈنگ پروجیکٹ ہے تو، اور اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم پہ یا پچھلے مہینے میں ہم نے بتایا تھا کہ جی روفنگ ان پروگرس. تو روفنگ ان پروگرس کا مطلب یہ ہے کہ شٹرنگ ہو رہی ہے، ابھی روف کاسٹ نہیں ہوا ہے، فیبریکیشن آف اسٹیل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلیب کاسٹ کرنا ہے. تو اگلے مہینے میں بھی اگر ہم یہی لکھیں کہ روفنگ ان پروگرس تو کہیں گے کہ یار یہ کتنی بڑی چھت ہے کہ ابھی تک یہ کاسٹ نہیں ہوئی ہے، ایک مہینے میں کاسٹ نہیں ہو سکی ہے. تو اس طریقے سے ہم وہ یہ چیزیں ادھر لکھتے ہیں. اگر روڈ کا ورک ہے، روڈ کا پروجیکٹ ہے تو روڈ کے پروجیکٹ میں ہم ادھر اس کی فزیکل پروگرس لکھتے ہیں کہ سپوز ارتھ ورک ایگزیکیوٹڈ 75%، سب بیس اسپریڈنگ آف سب بیس 50% اینڈ سو آن. اس طریقے سے چلتے ہیں. آؤٹ پٹ انڈیکیٹر، یہاں پہ آؤٹ پٹ انڈیکیٹر بتا دیے جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام یہ اچیومنٹ کر لی ہے. اچھا، اس کے بعد 5th نمبر پہ پرابلم باٹل نیکس ان پروجیکٹ امپلیمنٹیشن. یہ ذرا ایک لمبی سی لسٹ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی وجہ سے آپ کے پروجیکٹ میں ڈیلیز آ سکتی ہے. مثلا سپوز بین آن ریکروٹمنٹ، کسی پروجیکٹ میں اگر ریکروٹمنٹ ہو اور اس پہ بین لگا ہو تو آپ یہ ایک جو باکس ہے اس کو آپ ٹک کر دیں گے کہ جی ہمارا پروجیکٹ جو سلو جا رہا ہے تو وہ اس
बॉटल नेक की वजह से जा रहा है कि हमने अपने प्लान्ड जो एक्टिविटी है वो इसमें इतने अरसे में ये स्प्रेड की हुई थी, लेकिन चूंकि रिक्रूटमेंट पे बैन लगा हुआ है तो इसलिए हम इस एक्टिविटी को नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज डिले इन कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये भी एक काज हो सकती है कि कंसल्टेंट को अपॉइंट करना है, उसके लिए अभी हमने आरएफपी फ्लोट नहीं की है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो ये भी दिस में बी वन ऑफ द काज ऑफ डिले इन प्रोजेक्ट्स, बॉटलनेक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हमें फाइनेंसेस, वी आर सपोज टू रिसीव फाइनेंसेस फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, बट द रिलीज फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट डन। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। जाहिर है कि जब फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको कहेगी कि जी आपने जो फंड दिया था वो खत्म हो गया है, इन टाइम आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको इन टाइम रिक्वेस्ट जाती है तो वो फिर फंड दे देते हैं। वो भी अपने फंड की पोजीशन को देखते हैं कि फंड इनके पास है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको रोके रखते हैं, अगर है तो रिलीज कर देते हैं। लेकिन ये तब होगा जब इसमें इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू डिपार्टमेंट होगी, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। अच्छा, लैंड एक्विजिशन का भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। बाज़ औक़ात हम एक्टिविटी चार्ट में बता देते हैं कि इतने अरसे में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगी, बीच में कोई एक या चंद मालिकान जो हैं अराजी के, जो लैंड ओनर होते हैं वो डिस्प्यूट कर देते हैं, या उन्होंने अपनी लैंड दी होती है, उनके जो वारिसान होते हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं कि जी ये लैंड ये नहीं डोनेट कर सकता है, ये नहीं बेच सकता है हमारी इजाज़त के बगैर, तो वो फिर लिटिगेशन में टाइम लग जाता है। टर्नओवर पीडी स्टाफ, ये मतलब है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर का स्टाफ या प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करना, इसमें अगर लेट हो जाए तो ये भी एक, दिस इज वन ऑफ द काज ऑफ द डिले। कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन प्रॉब्लम, अच्छा यहाँ ये भी दिस मे बी वन ऑफ द काज ऑफ डिलेइंग द प्रोजेक्ट, बॉटलनेक है। डिले इन रिलीजेस ऑफ फंड, डेफिनेटली दिस इज द मेन रीजन फॉर द डिले ऑफ प्रोजेक्ट। फंड रिलीज नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं वो यूटिलाइज कर लेता है, और उसके बाद जब उसको पेमेंट नहीं होती है तो वो बैठ जाता है, कहते हैं मेरे पास तो जो था मैंने लगा दिया, अब आप मुझे देंगे तो तब मैं आगे चलूँगा। अच्छा, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये भी अक्सर इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रिवेल करती है। मसलन ये हंगू डिस्ट्रिक्ट में और दी खान डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्सर मुहर्रम के दिनों में इमर्ज हो जाती है, या और इस तरह की, ये हमारे जो कबाइल के इलाके हैं उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये पिछले डिकेड में जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मैनेजमेंट कैपेसिटी, बाज़ औक़ात मैनेजमेंट कैपेसिटी कम होती है तो उसकी वजह से भी ये बॉटलनेक बन जाता है। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ पीएमयू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि किसी बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है ये इसका इस्टेब्लिश होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली, उसका स्टाफ और उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली उस यूनिट को, उस प्रोजेक्ट को चेक कर रहा होता है, उस पर काम कर रहा होता है। ऐसे ही तो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास हर एक सेक्टर के बहुत ज़्यादा छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सक्यूज मी, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए पीएमयू को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज द रिक्वायरमेंट। इंट्रा डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स, अब 2-3 डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व हैं। सपोज हमने रोड बनानी है, उस रोड के शोल्डर पे एग्जिस्टिंग रोड है उसकी वाइडनिंग करनी है, तो उसके शोल्डर्स पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल हैं वो पिच हुए हैं, तो उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे तो वो उस वक्त तक रोड की वाइडनिंग नहीं हो सकती है। ये हम वापडा वालों को लिखते हैं कि जी आप ये पोल्स हटा दें और हमें डिमांड बिल दें, और उनके यहाँ तो जब लेटर चला जाता है वो सो जाते हैं, उन पे तो कोई अमल नहीं होता है, या इस तरीके से और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, तो इसको परसू करना पड़ता है, इसको बड़ा विजिलेंटली देखना पड़ता है। तो ये भी, दिस में भी वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिले बॉटलनेक जिसको कहा जा सकता है द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोक्योरमेंट साइकिल पढ़ा था, उसमें सारा काम आप सही तरीके से कर रहे हैं, किसी ने दरख्वास्त दे दी है कि जी ये तो इन्होंने गड़बड़ की है, और वो कोर्ट ऑफ लॉ में स्टे लेता है, और स्टे जब उसको विकेट होता है या इस तरीके से टाइम काफ़ी लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कंट्रैक्टर्स प्रॉब्लम होते हैं, कंट्रैक्टर्स को बाज़ औक़ात
उनके पास कैपेसिटी नहीं होती है, या अगर कैपेसिटी होती है तो और कोई इस तरह मशीनरी के प्रॉब्लम्स इमर्ज हो जाते हैं, और इसके अलावा कई और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मसलन सीजनल प्रॉब्लम है, या इस तरह फोर्स मेजोर हो जाता है, जिस तरह सैलाब आ जाते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम्स. दीज आर दी काजेज ऑफ द डिले ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम प्रॉब्लम बॉटलनेक्स इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन डिले कहते हैं. यहाँ तक क्लियर है जी क्लास? यस सर. जी सर. यस सर. यस सर. यस सर. चलें आगे चलते हैं. अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू PC2, PC4. तो PC4 प्रोफार्मा जो है ये कंप्लीशन रिपोर्ट को कहते हैं. इसमें क्या क्या होता है और ये क्यों होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट इसको कहते हैं फॉर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. ये हर एक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने पे इस प्रोफार्मे को भर के देना पड़ता है, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं ये हम देख लेते हैं. To be furnished immediately after the completion of the project, regardless the project account have been closed or not. देखें, ये बात इसने बड़ी इम्पोर्टेंट की है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने उसके अकाउंट सेटल कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, उसका अकाउंट क्लोज कर लिए कि नहीं किए, लेकिन अगर फिजिकली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपने PC4 प्रोफार्मा भर के और ये जिस डिपार्टमेंट का है उसकी तरफ भिजवा देना है, उन्होंने हैंडिंग टेकिंग कर देनी है और आप फिर अपने अकाउंट क्लोज कर दे रहे हैं. तो इसमें इसी तरीके से आता है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोग्राम स्टडी अगर PC2 है, या फिजिबिलिटी स्टडी है तो उसका नाम, या नेम ऑफ द प्रोजेक्ट. ये नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वही होगा जो कि अप्रूव नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जिस पे आपने काम किया है उसका ADP नंबर भी होगा, और उसका फोरम भी बताना पड़ेगा कि जी ये किस फोरम ने किस तारीख को अप्रूव किया था. लोकेशन जिस तरह हमने PC1 में कहा था कि गूगल मैप होता है, उसमें नॉर्थिंग और ईस्टिंग दी जाती है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं. सेक्टर, उस सेक्टर का मेजर सेक्टर कौन सा है, सपोज एग्रीकल्चर में हम काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, और सब सेक्टर इसमें सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च एग्रीकल्चर सेक्टर सब एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा और सब सेक्टर में रिसर्च आ जाएगा. स्पॉन्सरिंग मिनिस्ट्री एजेंसी जो फंड दे रही है उसका नाम इधर लिखा जाएगा. एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो एजेंसी एग्जीक्यूट कर रही है वो इधर उसका नाम लिख दिया जाएगा. एजेंसी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आफ्टर कंप्लीशन, तो यहाँ पे उस एजेंसी का नाम लिखा जाएगा कि कौन सी एजेंसी होगी जो कि इसकी कंप्लीशन के बाद इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशन भी करेगी. ठीक है. डेट ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूविंग फोरम, DDWP, CDWP, ECNIC, PDWP अदर्स. यहाँ पे आपने इनकी ओरिजिनल डेट देनी है. सपोज अगर, अच्छा एक बात से पूछता हूँ, CDWP से क्या बनता है? एनीबॉडी कैन टेल? जी क्लास, एनीवन? What does CDWP stands for? No one? Do you hear me? आवाज नहीं आ रही. अच्छा, सर आ रही है. CDWP आपको भूल गया. CDWP आपको भूल गया यार, इसको तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया था. सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी. अच्छा, अब ये ECNIC से क्या बनता है ये तो बता दें. एनीवन? ECNIC से क्या बनता है? Don't know, sir. Sir, Executive Committee of the National Economic Council. शाबाश. क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है जिसने बताया? रबनवाज. शाबाश. Rabnawaz, well done. This is Executive Committee for National Economic Council. And then PDWP stands for Rabnawaz? Anybody? Sir, Provisional Development Working Party. फिर बोले? Provisional Development Working Party. Provincial Development Working Party. सूबे की होती है. Yes, sir. Well.
और DDWP सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होती हैं, DDWP होती है, डिपार्टमेंटल लेवल पे होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DSC होती है, ये DDWP डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होती है। बेटा ये चीजें जरा देखा करें ना। अच्छा, एक लेक्चर और दूसरे लेक्चर के बीच में 7 दिन का गैप होता है, तो जो आपको मैं पढ़ा दिया करूँ ये थोड़ा सा देख लिया करें, आपके काम आएगा। हम ठीक है ना? ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, या डेट ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूविंग फोरम, ये इसके मुताबिक आपने अगर ये स्कीम ओरिजिनल है, इसकी रिवीजन नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपने स्कीम की डेट ऑफ अप्रूवल लिखनी है और जिस फोरम ने इसको अप्रूव किया वो डेट लिख देनी है। अगर ये रिवाइज्ड है तो इसमें ओरिजिनल में यहाँ पे लिख देना है, और रिवीजन में भी हर एक स्कीम की रिवीजन भी होती है, 1 मरतबा होती है, 2, 3, 4, 5 कितनी मरतबा आप चाहें, लेकिन हम आमतौर पे 3 मरतबा से ज्यादा रिवीजन में नहीं जाते, क्योंकि फिर उसमें इंक्वायरी हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीजंस हैं कि जी हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई डरने की बात नहीं है। और इसमें आपने फिर यहाँ पे लिखना है कि रिवाइज में लिखना है फर्स्ट रिवीजन, उसकी कास्ट लिखनी है और उसका अप्रूवल स्टेटस, किस फोरम ने इसको अप्रूव किया और किस डेट पे अप्रूव किया। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाए इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। तो एज पर PC1 इसका डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन होगा। हम आपको अगर याद हो PC1 प्रोफार्मा में हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन लिखी होती है। उसके लिए हम एक टाइम देते हैं कि जी 36 मंथ, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, तो उसमें स्टार्टिंग डेट और प्रोबेबल डेट ऑफ कंप्लीशन हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसके अगेंस्ट आपने अब एक्चुअल भी लिखना है कि जी ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल और डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्चुअल की और PC1 की ये कोरिलेट कर जाए। ये ऐसे भी हो सकता है कि इसके जो डेट हमने इधर लिखी है उसी डेट पे भी हो सकता है, जो डेट हमने लिखी है इससे बाद भी हो सकता है। ये डिले कुछ आ सकता है, लेकिन उस डिले की ये रीज़न होती है कि बाज़ औक़ात साइट क्लियर नहीं होती है, बाज़ औक़ात कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि इसकी डेट से पहले इधर डेट आ जाए, क्योंकि वो तो फिर अप्रूवल ही नहीं हुई, तो आपने काम कैसे शुरू किया। ये याद रखना है अच्छा कि एक्चुअल डेट मे बी आफ्टर द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ PC1, but that cannot be before the date of approval of PC1, because then it becomes an offense that the scheme has not been approved and you have started the work on whose order you have started the work. ठीक है। अच्छा, इधर आ जाता है डेट ऑफ कंप्लीशन, और ये एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन आप बता देंगे। तो ये एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, इसमें दोनों सूरतें पॉसिबल है, बल्कि 3। ये एज पर PC1 भी हो सकती है, PC1 से पहले भी हो सकती है और PC1 के बाद भी हो सकती है। PC1 के बाद अगर होगी तो वो प्रोजेक्ट डिलेड होगा, अगर PC1 से पहले होगी तो वो प्रोजेक्ट जो होगा अहेड होगा, तो उस पे अहेड पे शाबाश मिलती है और डिलेड पे फिर पेनल्टी मिलती है। अच्छा, अगर ये कंप्लीशन डेट डिलेड है तो उसमें फिर दूसरी बात आ जाती है एक्सटेंशंस इन दी इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इफ एनी। तो वो जितनी भी डिलेड है उसके लिए फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हमें रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरे कॉन्ट्रैक्ट की मियाद जो थी, टाइम लिमिट फॉर माय कॉन्ट्रैक्ट वाज से 12 मंथ्स एंड नाउ द 12 मंथ्स आर रीचिंग, बट इट इज लाइकली that this project will not be completed within 12 months and I need further 6 months. तो उस 6 months की extension देते हैं हम उसको। उस extension को देने के लिए तरीकाकार होता है, वो हम देखते हैं कि ये डिले जो है ये डिपार्टमेंट की वजह से, सरकार की वजह से आ रहा है कि या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से आ रहा है। अगर सरकार की वजह से डिले आ रहा है तो फिर हम उसको एक्सटेंशन बगैर पेनल्टी के देते हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, उसकी इल प्लानिंग की वजह से आ रहा है, उसकी सारा डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर का है, तो फिर हम उसको एक्सटेंशन पेनल्टी लगा के देते हैं, और वो पेनल्टी अप टू 8% अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट होती है। वो फिर डिस्क्रिशनरी पावर होती है एक्सेल की कि जी इस पे 1% लगाया जाए, 2% लगाया जाए, 3% लगाया जाए, मैक्सिमम 10% तक इस पे पेनल्टी लग सकती है। ठीक है। अच्छा, इस तरह एक्सटेंशन एक मरतबा हो सकती है, दूसरी मरतबा हो सकती है, तीसरी मरतबा हो सकती है, और एक्सटेंशन के पीरियड मंथ्स एंड डेज में देने पड़ते हैं कि जी ये इसको हमने 2 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, इसको हमने 15 दिनों की एक्सटेंशन दे दी है, इस तरीके से। तो ये 1, 2, 3, 4 हो सकती हैं, लेकिन आपने सोर्स देखना है कि ये एक्सटेंशन किस वजह से हो रही है। एक्सटेंशन आया डिफॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर पे हो रही
है तो फिर आपने एक्सटेंशन विद पेनल्टी, ये डिफॉल्ट ऑफ एम्प्लॉयर ये तो बगैर पेनल्टी। कास्ट में ये दो कंपोनेंट हैं कि PC1 कास्ट जो होती है और एक्चुअल कास्ट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो इस पे हो रहा होता है। देखिए जो मैंने आपको बताया कि कास्ट जो होती है ये एस्टिमेशन होती है, वो एस्टिमेशन इस तरह तो नहीं है कि हमने तराजू में कुछ वो मिलीमीटर तक हमने एग्जैक्ट तोला है, ये तो प्रोबेबल एस्टिमेशन होती है और इसमें भी ऊपर जा सकते हैं क्योंकि ये दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। ये तो डिपेंड करता है उस एस्टिमेटर की काबिलियत पे, उसके एक्सपीरियंस पे कि इसने चीज़ों को कितनी सही तरीके से एस्टिमेट किया है। बाज़ औक़ात ऐसे आ जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट होते हैं और हमें कहा जाता है कि जी आप एक थ्रू आउट द प्रोविंस हाई स्कूल के एस्टिमेट बनाए जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक होगा। अभी तक उनकी, लेकिन जब तक किसी प्रोजेक्ट का साइट आइडेंटिफाइड ना हुआ हो तो उस पे काम करना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसमें एस्टिमेशन करते हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को उसमें ढूंढते हैं कि जी सपोज 50% ये जो साइट्स हैं ये लेवल्ड हैं और 50% में अंडुलेशन होगी, उसमें साइट प्रिपरेशन के एक्सपेंडिचर डाल लेते हैं इस तरीके से। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि PC1 कास्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, तो PC1 कास्ट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में फ़र्क हो सकता है। पहले देखते हैं कि इसमें मांगता क्या है। ओरिजिनल PC1 कास्ट में ये मांग रहा है कि इसकी लोकल कंपोनेंट कितना है, फॉरेन कंपोनेंट या फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट कितना है, और ये लोन है कि ग्रांट है। ये भी मैंने बताया था आपको, लोन में इंटरेस्ट देना पड़ता है और ग्रांट जो होती है वो इमदाद होती है और इसका टोटल आ जाता है। और इसके अगेंस्ट फिर हमने यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना है कि लोकल कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, लोन या ग्रांट का कितना कंपोनेंट था और टोटल कितना कंपोनेंट। इस टोटल को इस टोटल के साथ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ रिवाइज्ड, तो रिवाइज में भी ये सारी चीजें देखी जाती हैं। क्लियरली स्पेसिफाई द सोर्स एंड मेंशन एक्सचेंज रेट। देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने सोर्स बताना है कि जी ये फाइनेंस का सोर्स जो है ये लोकल है या फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है और इसमें ये लोन है या ग्रांट है। अगर लोन है तो इस वक्त डॉलर रुपये की कन्वर्जन रेट क्या था, तो ये चीजें आपने एक्सचेंज रेट बताना है। अच्छा, फिर फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में आ जाता है कि फेडरल शेयर कितना है, लोकल उसमें कितना है, फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज, लोन, ग्रांट कितना है और टोटल कितना है, प्रोविंशियल शेयर कितना है, डोनर अदर एजेंसीज जो हैं वो मतलब ADB हो गया या USAID हो गया या और इस किस्म के एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उन्होंने कितना कितना हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शेयर किए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी मेंशन द रूपी एक्सचेंज रेट इफ पॉसिबल। जाहिर है वो तो जब लोन एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में एक्सचेंज रेट डाला जाता है। अच्छा, प्रोजेक्ट अकाउंट्स के बारे में ये आ जाता है कि जी ये नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये थोड़ा सा अकाउंट साइड की चीज़ें हैं, लेकिन एनी हाउ PLA अकाउंट होता है, असाइनमेंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। अच्छा, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट आ जाती है कि हर एक अकाउंट इसमें से एक आध अकाउंट होगा, कम्बिनेशन भी हो सकती है लेकिन मोस्टली एक ही होता है। तो जो अकाउंट होगा वो आप बता देंगे कि जी इसकी डेट ऑफ ओपनिंग ये थी। फिर इसके बाद ये लिखा जाता है लैप्सिबल, नॉन लैप्सिबल। लैप्सिबल और नॉन लैप्सिबल में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ADP के फंड लैप्सिबल होते हैं। ADP के फंड हर एक प्रोजेक्ट के लिए लैप्सिबल होते हैं, तमाम प्रोजेक्ट के लिए लैप्सिबल होते हैं। दीज फंड्स आर सपोज टू बी एग्जॉस्टेड बिफोर 30th June ऑफ ईच ईयर। दिस कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आपने उसको या वापस कर देना है बिफोर 30th June या उसको खर्च कर देना है। और नॉन लैप्सिबल जो फंड होते हैं उसमें ये मसला नहीं होता है। हमारे जितने भी ADP के प्रोजेक्ट है, जितने भी एनुअल डेवलपमेंट या PSDP के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे लैप्सिबल अकाउंट होते हैं। तो इसके लिए हम साल के शुरू से इसकी मैनेजमेंट करते हैं कि किस तरीके से इन पैसों को खर्च किया जाएगा ताकि पैसे वापस ना हो, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में पैसे वापस करना वो एक अच्छा शगुन नहीं होता है। दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड प्लानिंग।
because the availability of fund by itself is a problem, and if a fund is made available and if the executing agency cannot have expenditure of that fund, then this is the fault of the executing agency. पहले तो पैसे हैं नहीं, और बड़ी मुश्किल से जब पैसे आते हैं और वो भी खर्च ना हो तो फिर तो ये तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का मसला है. ठीक है, तो ये लैप्सेबल और नॉन लैप्सेबल के बारे में मैंने जो आपको बता दिया है कि हमारे जितने भी एडीपी या पीएसडीपी के फंड होते हैं ये लैप्सेबल होते हैं, इसको 30 जून से पहले या वापस करना पड़ता है या खर्च कर देना पड़ता है, और नॉन लैप्सेबल इसमें कोई मसला नहीं होता है. अच्छा, स्टेटस ऑफ अकाउंट इफ क्लोज मेंशन द डेट. अगर आपने इसका अकाउंट, इस प्रोजेक्ट का अकाउंट क्लोज किया है तो यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, जी इस डेट पे इस प्रोजेक्ट का अकाउंट क्लोज हो गया. इफ नॉट क्लोज मेंशन द रीजन देयर ऑफ एंड टेंटेटिव क्लोजर डेट. अगर ये अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है तो उसका इधर आपने लिख देना है कि जी टेंटेटिवली ये अकाउंट इस तारीख पे क्लोज होगा, इसकी डिले में ये वजूहात थी. ठीक है, आगे चलते हैं जी. फाइनेंशियल फेजिंग एज पर PC1 एंड एक्सपेंडिचर. ये जो टेबल है ये हमें बता रही है कि इसके फाइनेंशियल फेजिंग किस तरह है. मसलन एक PC1 तो चूंकि हमारे अप्रूवल स्टेज में अप्रूव हो चुका है तो उसमें हमने इसकी फाइनेंशियल फेजिंग लिखी हुई थी, तो वो हमने इधर लिखनी है. यहाँ पे ईयर लिखना है 2020-21 में या 2019-20 में हमने क्या फाइनेंशियल फेजिंग की थी इसकी, 2020-21 में, 2021-22 में क्या करनी है. यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट लोन या ग्रांट ये लिखना है, यहाँ पे PSDP एलोकेशन टोटल इधर आ जाएगा, ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा. अच्छा, अब रिलीजेस आ गई हैं. रिलीजेस में हमें टोटल कितनी रिलीज हुई हैं, उसमें फॉरेन कंपोनेंट कितना था और इन रिलीजेस के अगेंस्ट हमने एक्सपेंडिचर कितना किया है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने पैसे हमें रिलीज हुए हैं हमने वो एक्सपेंडिचर कर दिया है कि नहीं किया है. ज्यादा किया है तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, और अगर कम किया है तो पैसे बच जाते हैं. तो वो पैसे बचना तो ये हिसाब है कि उसकी प्रोग्रेस सही नहीं जा रही है. हाँ, अगर सेविंग हो तो वो एक अलग बात है. सेविंग भी होती है प्रोजेक्ट्स में. हम इस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि उसकी बाज़ चीज़ें जो ओरिजिनल PC1 में होती हैं बाज़ औक़ात हम उसको कंसिडर करते हैं कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं करते हैं, तो उनके पैसे जो हैं वो सेविंग में आ जाते हैं, फिर वो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर देते हैं. तो ये जो है ये रिलीजेस और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन होता है कि जी इतने पैसे इसके रिलीज हुए थे, इतने एक्सपेंडिचर हुआ है. तो यहाँ से हम क्लियरली स्पेसिफाई दी सोर्स. यहाँ से सोर्स भी हमने स्पेसिफाई करनी है कि कौन सा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है, लोन है, ग्रांट है, जो भी है. फिजिकल टारगेट्स एंड अचीवमेंट. अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका वो है. देखिए ये जो PC4 प्रोफार्मा है ना, दिस इज मेंट टू बी अंडरस्टूड बाय जनरल पीपल. इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो इसको देख रहा हो उसका इंजीनियर भी होना जरूरी है. नो, नॉट एट ऑल. ये जितने भी मैनेजरियल पोस्ट पे या जितने भी नॉन इंजीनियर लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट को चलाते हैं उनको भी ये बातें समझ आ जाती हैं. इसमें तो सिंपल प्लस माइनस है और तो कोई चीज़ ही नहीं. मसलन ये देखें फिजिकल टारगेट्स है कि एक फिजिकल टारगेट है कि एक सीरियल नंबर एक्टिविटी का है 1 2 3 4, और आइटम की नॉमेनक्लेचर जिस तरह अर्थ वर्क हो गई या जिस तरह स्प्रेडिंग ऑफ सबबेस हो गया या एक्सकवेशन वर्क, फाउंडेशन वर्क हो गया बिल्डिंग में, तो इसके यूनिट आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है. यहाँ पे हमने एज पर PC1 डिटेल किया है और यहाँ एक्चुअल अचीवमेंट आ गई है. तो देखिए अटैच एनेक्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर ईच आइटम सेपरेटली. हमने इसके साथ हर एक आइटम का PC1 का टारगेट और अचीव का टारगेट, एक्चुअल अचीवमेंट का टारगेट एक सेपरेट शीट लगा के उसमें बता देना है कि जी PC1 में हमने इस एक्टिविटी को 70% अचीव करना था, लेकिन ये एक्टिविटी 80% अचीव हो गई है. उसकी वजह ये है कि फला एक्टिविटी को हमने सप्रेस करके इसको मजीद तेज कर दिया है, फला डिलेस को हमने कम करके मिनिमाइज करके इसको तेज कर दिया है. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि जी हमने 70% PC1 में टारगेट दिया था, अब ये 50% है, तो उसके भी फिर आप काजेस देखेंगे कि जी ड्यू टू सच एंड सच बॉटलनेक्स, ड्यू टू सच एंड सच प्रॉब्लम्स, दी एज पर प्लान्ड PC1 एक्टिविटी कुड नॉट बी अचीव्ड. ठीक है. अच्छा, आइटम वाइज प्लान्ड एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर.
इसी आइटम वाइज आप इसको, वहाँ पे तो आपने क्वांटिटी वाइज कर दिया है, यहाँ पे आपने क्वांटिटी वाइज कर दिया है। अब आपने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर के तौर पे ये बताना है कि जी इस सीरियल नंबर पे ये एक्टिविटी थी, इसकी PC1 एस्टीमेट में टोटल अमाउंट इतनी थी, लोकल इतना था, फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट इतना था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इस पे इतना हुआ है, ये लोकल है, ये फॉरेन है, तो इस टोटल को इस टोटल से कंपेयर करेंगे तो तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जी हम किस तरीके से जा रहे हैं, प्लान जा रहे हैं, लैगिंग कर रहे हैं, अहेड जा रहे हैं, तो ये भी बताना बड़ा जरूरी होता है। फिर इसके बाद रिकरिंग कास्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। रिकरिंग कास्ट ऑफ द, ये तो मेंटेनेंस कास्ट की बात कर रहे हैं कि किन किन कंपोनेंट्स पे मेंटेनेंस ऑपरेशन शुरू हो जाती है, उसमें PC1 में जो कास्ट दी हुई होती है तो वो क्या थी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है। दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पे आपने लिख देना है मेंशन सोर्स एंड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंसिंग द रिकरिंग cost and completion of the after completion of the project. ठीक है जी। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एज कंटेन्ड इन PC1। PC1 में ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट होती है कि जी हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, और आपने एक्चुअल अचीवमेंट भी बतानी है कि जी हमने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिए हैं, इस ऑब्जेक्टिव को इस ऑब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना है कि जी यहाँ पे 70% हमने अब ये ऑब्जेक्टिव जो था हमने 70% यहाँ पे अचीव किया है, तो उसकी रीजन लिखनी है कि ये 70% क्यों अचीव किया है। ऐसे भी हो सकता है कि हमने 100% ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिए, तो फिर उसमें रीजन की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको बहुत रिफाइन तरीके से आगे चलाएं और ऑब्जेक्टिव को बहुत आसानी से अचीव कर दें, तो ये तरीके हैं। इसमें आप इन्होंने फुट नोट पे लिखा है अटैच एनेक्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑब्जेक्टिव सेपरेटली इन केस ऑफ नॉट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव फुली पार्शियली इंडिकेट रीजंस देयरऑफ। तो हर कोई इस पे समझ सकता है कि जी ये ऑब्जेक्टिव थे इसलिए अचीव हुए हैं, ठीक है, ये अचीव नहीं हो सके हैं, ये रीजन है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि PC4 प्रो फार्मा के लिए को पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए इस तरीके से डिजाइन किए गए कि इसके पढ़ने और समझने के लिए कैंडिडेट का या अफसर का इंजीनियर होना जरूरी नहीं है, ये आम फैम लोगों के समझ में भी आ जाता है। Year-wise income from services revenue generation as estimated in PC1 or actual. Year-wise generation of revenue services. Suppose हमने एक रोड बनानी थी 10 किलोमीटर, वो हमने 2 किलोमीटर पहले बना ली है, तो उसने हमें और उस पे हमने टोल प्लाजा लगा दिया, टोल टैक्स लगा दिया, तो उसने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। तो हमने PC1 में लिखना था, PC1 में हमने कहीं पे ये बताना था कि जी इस पे हम टोल प्लाजा लगाएंगे, टोल टैक्स लगाएंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी बड़ी मॉडर्न और फास्ट एक्टिविटी है, इससे टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ द व्हीकल और ऑपरेशन में मेंटेनेंस चार्जेस कम हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इस एक्टिविटी को, इस फैसिलिटी को जो भी इस्तेमाल करेगा वो ये टोल टैक्स देगा, टोल प्लाजा उस पर लगा देते हैं। तो वो PC1 के हिसाब से और एक्चुअल के हिसाब से वो हम कंपेयर करते हैं, या इसके एक्टिविटी के पूरे होने के बाद हम उस पर टोल प्लाजा लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि जी इसका टोल जो है, इसका टोल कितना आ रहा है, ये हमने जितना एक्सपेक्ट किया था या जितनी इसको हमने फोरकास्ट किया था PC1 में उतना ही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। RBM इंडिकेटर्स एज गिवन इन PC1, रिजल्ट बेस्ड मॉनिटरिंग इसको कहते हैं, ये बेस लाइन इंडिकेटर होते हैं, और टारगेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट और टारगेट इम्पैक्ट, केस इनके टारगेट के अचीव होने का इम्पैक्ट क्या हुआ है। इम्पैक्ट मसलन जब रोड बन जाती है तो उसकी आबादी पे क्या इम्पैक्ट होता है, उनको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी आसानी से मुयसर हो जाती है, वो हर एक बंदा अपने घर तक पहुंचने या अपनी प्लेस ऑफ वर्क तक पहुंचने के लिए अपनी कन्वेंस इस्तेमाल कर सकता है। ये पॉजिटिव चेंज आता है इसमें, ये एक्टिविटी टारगेट इम्पैक्ट, उस प्रोजेक्ट का टारगेट इम्पैक्ट ये आ जाता है। लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स पीरियड टिल कंप्लीशन, ये भी बड़ा जरूरी है ताकि हर किसी को मालूम हो सके कि इस पे कितने प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेम एंड डिजिग्नेशन फ्रॉम और टू, इनकी ये इनकम्बेंसी होती है, ताकि कहीं भी कोई इंक्वायरी हो तो उस प्रोजेक्ट पे सिंपली ये चीज़ देख के और उनको कॉन्टेक्ट किया जाए कि जी आप आए ज़रा इन चीज़ों का जवाब दें हम। ठीक है। आमतौर पे ऐसे होता है, प्रोजेक्ट की बेनिफिट में ये होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होता है उस पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को तब्दील नहीं किया जाता है। मेजर कंपोनेंट जो होता है, वो मेजर की रोल जो होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को होता है,
تو اس میں اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا ہے. لیکن سم ٹائمز ہمارے یہاں تو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں بس, اور مزید میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اینی ہاؤ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تبدیل ہو جاتے ہیں, تو ان کی پھر انکمبینسی یہاں پہ لکھ دی جاتی ہے. اچھا, responsibility ownership of assets procured, acquired, developed after completion of the project. Indicate agency and list of assets movable and immovable. اچھا, یہ ایسا ہے کہ سپوز ہم نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنانا تھا, ایک ڈیم بنانا تھا. We are supposed to construct a dam, hydro power plant. تو اس میں کیونکہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس میں میٹیریل کی ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری ہوگی, اس کا اکوپمنٹ ہوگا, اس کی کمیونیکیشن کے لیے اور ٹریولنگ کے لیے ہم وہیکلس پرچیز کرتے ہیں. یہ بھی ساری, جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جتنے ایسٹس ہم نے پروکیورڈ کیے ہوتے ہیں, ایکوائرڈ کیے ہوتے ہیں, ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, تو وہ سارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو شفٹ کر دینے ہوتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی آف اونرشپ آف ایسٹس جو ہے نا, جس ڈپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ کو ہم پھر یہ چیزیں ڈیولپ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. عام طور پہ اگر ہم کوئی روڈ بنا رہے ہیں, 50 کلومیٹر روڈ ہے یا ایک موٹر وے بن رہی ہے اور CNW ڈپارٹمنٹ بنا رہا ہے, کنسلٹنٹ نے اس کے لیے وہیکلز, موٹر کمیونیکیشن کے لیے وہیکلز خریدی ہیں, کمپیوٹرز خریدے ہیں, لیبارٹری اکوپمنٹ خریدا ہے, اور اس طریقے سے اور بہت سی چیزیں خریدی ہیں. تو جب یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو کنسلٹنٹ از سپوز ٹو ہینڈ اوور آل دیز پروکیورڈ, ایکوائرڈ اینڈ ڈیولپڈ ایسٹس جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کو, جس ڈپارٹمنٹ جس سیکٹر کا وہ ہے اسکیم ہے, اس ڈپارٹمنٹ کو وہ یا اس سیکٹر کو وہ ہینڈ اوور کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کمپلیشن آف پروجیکٹ کے بعد اس کا امپیکٹ, فائنینشیل کیا امپیکٹ ہوا ہے, اکنامک کیا ہوا ہے, ٹیکنالوجیز کا کیا ہوا ہے, سوشل, ایجوکیشن, ہیلتھ, امپلائمنٹ, ایریا ڈیولپمنٹ ایٹسٹرا, انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمیشہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. اینی ادر امپیکٹ وہ ہم اس کو ڈیٹیل کر دیتے ہیں کہ جی یہ. اچھا, میکینزم فار سسٹینیبلٹی آف ایکٹیویٹیز آفٹر کمپلیشن. سپوز ایک روڈ بنائی ہے یا ایک فیکٹری بنائی ہے یا کوئی اور ہائیڈرو پاور پلانٹ بنایا ہے اس طرح, تو اس کی سسٹینیبلٹی, اس کے لیے جو مینٹیننس کا فنڈ آئے گا وہ کدھر سے آئے گا, اس کی مینٹیننس آپریشن کیسے ہوگا, کون کرے گا, اور یہ پروجیکٹ کیسے سسٹینیبل ہوگا. ظاہر ہے ہر ایک چیز جب استعمال ہوتی ہے اس میں ویئر اینڈ ٹیئر آتا ہے, اس کی مینٹیننس کی جاتی ہے. کسی مشینری ہو یا کوئی بریک اینڈ مارٹر ہو, جب تک اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو وہ اپنے مطلب ہے کہ اس کا خاص ایک ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم کے بعد اس کی مینٹیننس ڈیو ہو جاتی ہے, وہ مینٹیننس کرنی پڑتی ہے, تو تبھی جا کے آپ کو وہ رزلٹ دیتا ہے. تو اس کے لیے ایک میکینزم ڈیوائس کرنا ہوتا ہے, تو وہ یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. فائنینشیل اکنامک انالیسس, یہ انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ کچھ پھر فائنینشیل ویلیوز آ گئی ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو, NPV ویلیو, بینیفٹ کاسٹ ریشو, BCR, انٹرنل فائنینشیل ریٹ آف ریٹرن, IFRR, یونٹ کاسٹ انالیسس. یہ ساری چیزیں ایز پر PC1, یہ PC1 میں بھی مانگی جاتی ہیں, یہ کرنی پڑتی ہیں, اور آفٹر کمپلیشن بھی یہ مانگی جاتی ہے کہ یہ جی آپ PC1 پہ اور آفٹر کمپلیشن ان کو کمپیئر کریں کہ جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہم نے PC1 میں سپوز کچھ فگر دی ہے تو وہ وہی آ رہی ہے, اس سے کم آ رہی ہے, زیادہ آ رہی ہے. اس طرح بینیفٹ کاسٹ ریشو اس کا 1 ہے, 2 ہے, زیادہ ہے, کیا ہے, ایز پر PC1 ہے, PC1 سے کم ہے, زیادہ ہے, کم ہے, تو کیوں کم ہے, زیادہ ہے تو اس کی بھی ریزن بتائیں. تو اس طرح کے. اچھا, پھر اکنامک انالیسس آ جاتا ہے, نیٹ پریزنٹ ویلیو اکنامک میں بھی یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے, بینیفٹ کاسٹ ریشو, انٹرنل اکنامک ریٹ آف ریٹرن, یہ تینوں اکنامکس کی چیزیں ہیں, یہ PC1 میں بھی ہوتی ہیں اور اس میں بھی ڈالی جاتی ہیں. ایشو فیس سر, یہ اکنامک انالیسس انجینئر کرتے ہیں یا کوئی اکانومسٹ اس کے لیے؟ یار اس کے لیے اکانومسٹ ہوتا ہے. یہ جب کنسلٹنٹ یہ بناتے ہیں نا, تو اس کے لیے اکانومسٹ, ان کے پاس اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ ہم کنسلٹنٹ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کو فلفل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھا خاصا اکانومسٹ چاہیے, اور وہ بھی ٹام ڈک اینڈ ہیری نہیں ہو, وہ اچھا خاصا تگڑا آدمی ہو جو کہ اکنامک کی ہر ایک چیز کو سمجھ سکے. تو وہ یہ انالیسس وہ کرتے ہیں. اور ہمارے جو چھوٹے موٹے PC1 بنتے ہیں عام سے, نارمل سے, روٹین والے, تو اس پہ ہم ناٹ اپلائیڈ لکھ لیتے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اینی ہاؤ بس کچھ ایک ویلیو لکھ لیتے ہیں, حالانکہ اس میں ایکچوئل انالیسس ہونا چاہیے.
تو ٹو بی ویری فرینک یہ اس کے لیے اکنامک انالیسس کے لیے اس کا اپنا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ایشوز فیس ڈیورنگ دی امپلیمنٹیشن. اچھا یہاں پہ اب آپ ایشوز بتائیں گے کہ جی اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجھے جو ایشوز آئے ہیں, ایک لیسن لرن پھر اس کے بعد ہوتا ہے نا کہ جی آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں ایشوز تھا, کیپیسٹی آف دی ڈپارٹمنٹ کنسرن میں ایشو تھا, ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں ایشو تھا, یا اینی ادر ایشو. تو جو بھی ادر ایشو ہو آپ نے اپنے پاس نوٹ کیے ہوں گے, وہ پروجیکٹ مینیجر یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ جی یہ آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں کچھ کمی تھی, یہ ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو تھے, تو ان کی مینجمنٹ میں کوئی اس قسم کا بندہ نہیں تھا جو کہ ہمیں ٹائملی ہیلپ آؤٹ کر سکے, تو اس وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہوئی ہیں یا ایشوز آئے ہیں. اسی طرح کیپیسٹی آف دی ڈپارٹمنٹ کے جس ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم بنا رہے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے, تو اس کی کیپیسٹی نہیں تھی. اچھا پھر اس طرح ڈیسیجن میکنگ میں بعض اوقات ایک اس طرح ایک بڑی جوکس ہے کہ ایک بندے نے انکوائری رپورٹ لکھی تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی فلاں بندہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ بندہ بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے. تو پھر جس کے پاس انکوائری گئی تو اس نے کہا کہ تم کس لیے ہو. تو اس طرح بھی ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو ان ٹائم ڈیسیجن نہیں کر سکے یا صحیح ڈیسیجن نہ ہو سکے تو اس میں بھی پھر مسائل ہوتے ہیں, یا اینی ادر پرابلم جو کہ امپلیمنٹیشن میں فیس ہوتے ہیں, لینڈ ایکویزیشن کے ہو گئے, فائنینسز کے ہو گئے, جو کچھ بھی ہے تو آپ ادھر وہ لکھ سکتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جو چیز ہے کہ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا, تو لیسن لرن میں آ جاتا ہے کہ جی پروجیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن میں ہم نے کیا سبق سیکھا ہے کہ پروجیکٹ کو کس وقت کس سیکٹر میں کس طریقے سے اور کس کی اسٹیک ہولڈر کو لے کے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. پروجیکٹ پریپریشن میں کیا چیز تھی, اس میں ہمیں کیا پرابلم تھے, ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے. پروجیکٹ اپروول میں ہمیں کیا کیا چیزیں مشکلات پیش آئے, ہم نے پہلے PC1 بنا کے بھجوایا, اس میں یہ غلطیاں نکل آئیں, پھر انہوں نے ڈسکشن کی, پھر اس ڈسکشن میں ہم نے وہ آبزرویشن اٹینڈ کی. تو اس طریقے سے پروجیکٹ فائنانسنگ میں کہ جی یہ 3 ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو تھے, فیڈرل سے پیسے آتے تھے, پروونشل سے پھر ڈپارٹمنٹ کو آتے تھے, ڈپارٹمنٹ سے پھر پروجیکٹ کو آتے تھے. تو یہ ایک ٹائم فریم تھا جو کہ بہت لینتھی تھا. دیکھیں یاد رکھیں جب بھی کنٹریکٹر کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کام کریں, بڈر کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کام کریں, وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی لائبلٹی کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, برک اینڈ مارٹر کی صورت میں والیوم آف ورک کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈے جب وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ایک خاص ٹاسک تو پھر اسی دن سے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی اب میں نے یہ کام اپنا کام کر لی ہے, اب آپ اپنا کام کریں کہ آپ مجھے اس کی پیمنٹ کریں. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تب بھی مجھے بتائیں کہ میں اس کو فکس کروں, ریکٹیفائی کروں, اور اگر ٹھیک ہے تو پھر مجھے پیمنٹ کر دیں. لیکن اگر پیمنٹ اس طریقے سے آ رہی ہو کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسری ڈپارٹمنٹ اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے پھر پروجیکٹ کے اکاؤنٹ میں اور پروجیکٹ سے پھر AG آفس اور اس طریقے سے, تو یہ چیزیں ساری ہم نے پہلے سے مینیج کرنی ہوتی ہیں کہ دا مومنٹ دی کنٹریکٹر کمپلیٹس اٹس ورک تو ہم اس کو اسی وقت اس کی لائبلٹی کو لیکویڈیٹ کرنے کے لیے پیمنٹ کر دیں. تو یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے یہ بڑا صحیح طریقہ کار ہوتا ہے, اور اس طریقے سے پروجیکٹ بڑا اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. پروجیکٹ امپلیمنٹیشن میں کہاں پہ ٹیکنیکل سٹاف کو بدلا ہے, کیوں بدلا ہے, نہیں بدلنا چاہیے, کس کی پوزیشن میں پروجیکٹ مینیجر کو یا اس طریقے سے پروجیکٹ کے سٹاف کو بدلنا چاہیے, نہیں چاہیے, اگر انوائڈیبل ہو تو کس سٹاف کو, کس لیول کے سٹاف کو بدلنا چاہیے. یہ سارے لیسن لرن میں آ جاتے ہیں. سجیشن فار فیوچر پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن آف دی سیملر پروجیکٹ, تو یہ پھر آپ کی یہ سجیشن جو ہوتے ہیں یہ ہر ایک کا اپنا ایک اسسمنٹ ہوتی ہے, ہر ایک پروجیکٹ مینیجر کی اپنی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ جی میرے خیال میں یہ چیزیں ہوں تو اس طریقے سے یہ چلے گا. پھر اس کے بعد یہاں پہ سگنیچر, نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دیٹ پرسن, ٹیلی فون نمبر, ای میل ایڈریس اینڈ ڈیٹ وغیرہ یہ سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب اس کا یہ جتنی اسٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیزیں دینی ہیں, تو یہ آپ خود پڑھ لیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ کمنگ ٹو نیکسٹ سلائیڈ. اچھا یہاں تک تو یہ PC4 ہو گیا. اب اس کے بعد ایک دوسری رپورٹ آتی ہے جس کو ہم PC5 کہتے ہیں. یہ پوسٹ کمپلیشن رپورٹ ہوتی ہے.
वो कंप्लीशन पे जमा करनी पड़ती है कि जब भी फिजिकली वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसको जमा कर देते हैं, और ये कंप्लीशन के बाद हर साल 5 सालों तक ये रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है, जिसको PC5 फॉर्म कहते हैं। तो ये PC5 फॉर्म जो है ये एनुअल प्रोफार्मा रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, और इसको हम 5 सालों तक to be furnished by 31st July of each year for 5 years after the completion of project, indicating project operational result during the last financial year. जो फाइनेंशियल ईयर गुजर जाता है आने वाले 5 सालों तक, हर फाइनेंशियल ईयर के गुजर जाने के बाद ये प्रोफार्मा हम उस प्रोजेक्ट के बारे में सबमिट करते हैं। इसमें भी ऐसा आता है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड प्रोजेक्ट एज पर अप्रूव्ड PC1 एंड स्टेटस एंड स्टेट एज टू व्हाट एक्सटेंड द ऑब्जेक्टिव हैव बीन मेट। ये सिंपल है कि जो ऑब्जेक्टिव हमने टारगेट किए थे वो कितने मेट आउट हुए हैं। प्लान एंड एक्चुअल रिकरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विद डिटेल, ये जो हमने PC1 में प्लान किया था कि इस पे सालाना एनुअल मेंटेनेंस का और ऑपरेशन का कॉस्ट ही आएगा, तो आया इस पे इतना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, तो ये सारा प्लान एंड एक्चुअल मैन पावर एम्प्लॉयड, जो ऑपरेशन के लिए जो मैन पावर हमने एम्प्लॉयड करनी थी या प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद जो उसको चलाने वाले लोग थे, जैसे हमने प्लान किया था उसी तरीके से ये मैन पावर इसमें एम्प्लॉयड हुई है या उससे ज्यादा हुई है या उससे कम हुई है। प्लान एंड एक्चुअल फिजिकल आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी वही चीज हो गई है। प्लान एंड एक्चुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट, के अगर कोई इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, मसलन रोड है, उस पर हमने कहा था कि जी ये अपनी कीमत आने वाले 5 सालों में पूरी कर देगी, तो हर साल उसकी मतलब अपनी कीमत पूरी करने का मतलब ये है कि जितने खर्च इस पे हुआ है ये इतना टोल टैक्स, ये रेवेन्यू जनरेशन से ये 5 सालों में ये अपनी कीमत वापस कर देगी, बाकी फिर सारा का सारा मुनाफा होगा। तो ये हम हर एक साल में उसको देखते हैं कि जी उस हिसाब से ये अपनी कीमत पूरी कर रही है कि नहीं कर रही है। प्लान्ड एंड एक्चुअल इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। फिर इसके बाद प्लान्ड एंड एक्चुअल बेनिफिट्स ऑफ टू द इकोनॉमी के, इकोनॉमी के जो प्लान्ड बेनिफिट हमने प्रपोज किए थे वही हैं या इससे कुछ आगे पीछे हैं। प्लान एंड एक्चुअल सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट के बारे में भी ये है कि जिस तरीके से हमने गेस किया था कि इस इलाके की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाएगा, तो आया उस तरीके से ये रेज हुआ है कि नहीं रेज हुआ है इस फैसिलिटी के आने से। प्लान एंड एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, ये किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होता है, कास्ट पर यूनिट प्रोड्यूस जो होता है, या पैदावारी सलाहियत इसको कहते हैं, या बेचने की सलाहियत, प्रोड्यूस्ड यूनिट कास्ट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड, इसके बारे में देखा जाता है कि ये वही है जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था या इससे कुछ ज़्यादा है या कम है। मार्केटिंग मैकेनिज्म कैसे जा रहा है, इसके मार्केटिंग मैकेनिज्म हमने प्रपोज किया होगा कुछ कि जी PC1 में इसके मार्केटिंग मैकेनिज्म इस तरीके से होना चाहिए, फिर पोस्ट कंप्लीशन रिपोर्ट में हम ये कहेंगे कि जी इसका मार्केटिंग मैकेनिज्म ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या वजूहात है। अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, अच्छा ये अरेंजमेंट कैसी है कि मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, इसकी फैक्ट्री के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए जो बिल्डिंग और इक्विपमेंट है इसकी मेंटेनेंस उसी तरह हो रही है कि नहीं हो रही है। वेदर आउटपुट टारगेट एज envisaged as guessed in the PC1 have been achieved, if not provide reason। जैसे कि हमने इसको गेस किया था, जैसे कि हमने इसको फोरकास्ट किया था, आया उसी तरीके से ये आ रहे हैं, अचीव हो रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो उसके रीजन बताएं। लेसन लर्न इसमें भी आ जाता है कि ऑपरेशन में क्या लेसन लर्न हमने किए हैं, मेंटेनेंस में क्या है, मार्केटिंग कैसी है, मैनेजमेंट कैसी। एनी चेंज इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई चेंज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस साल में हुई है तो वो हमने बता देनी है कि जी इस साल इसका प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो गया था, लिहाजा इसकी कारकर्दगी अच्छी रही है, या इस साल इसका प्रोजेक्ट मैनेजर चेंज हो गया था तो इस डिले में उसके दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर के टेक ओवर करने में और इसके हैंड ओवर करने में इतना डिले आया है, तो इसके ये टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, तो ये इस वजह से नहीं है। सजेशन टू इम्प्रूव द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, और यहाँ पे सजेशन लिख दिए जाते हैं कि जी अगर ये इकदाम उठाए जाएँ, इफ दीज थिंग्स आर टू बी डन, so the project will give the improved result, improved performance। ठीक है जनाब, ये इसके बारे में सारे वो चीजें जो अभी मैंने आपको बता दी हैं ये आप खुद देख लेते हैं, ये सिंपल एक्सप्लेनेबल है। नाउ कमिंग टू
the next slide. अच्छा, यहाँ तक तो ये जो था गड़बड़ हो गई है. अच्छा चलिए एक मिनट होल्ड करें साहब. आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. यस सर. अच्छा ठीक है. अच्छा, ये तो यहाँ तक तो ये पीसी प्रोफार्मास होते हैं. अब हम आगे चलते हैं कंट्रैक्टर इनलिस्टमेंट पे. रजिस्ट्रेशन इनलिस्टमेंट ऑफ कंट्रैक्टर्स. ये कुछ स्लाइडें हैं, आज इसको खत्म करते हैं. 5-6 स्लाइडें हैं, जल्दी करते हैं. ये इनलिस्टमेंट के बारे में इस तरह है कि पहले हमारे यहाँ ये 4 डिपार्टमेंट जो हैं, इन डिपार्टमेंट्स में हर एक डिपार्टमेंट अपनी कंट्रैक्टर्स की इन्वेस्टमेंट करता था. मसलन CNW की अपनी इन्वेस्टमेंट होती थी, पब्लिक हेल्थ की अपनी होती थी, फिर इरिगेशन की अपनी होती थी और लोकल गवर्नमेंट की अपनी होती थी. लेकिन पिछले 2-3 सालों से तीनों डिपार्टमेंट ने मिलके एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट कमेटी बनाई है, जिसमें सारे उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इस तरीके से ये फॉर्म आता है और ये फॉर्म जो है हर एक कंट्रैक्टर पुर करता है. इसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है. एक तो इनिशियल इस काम को स्टार्ट करने के लिए टू बिकम बिल्डर, टू बिकम कंट्रैक्टर या कंस्ट्रक्टर, तो इसको इस फॉर्म को भरना पड़ता है. तो वो इनिशियल कैटेगरी में उसको हम एंटर करते हैं. और एक जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है उसको अपग्रेड करने के लिए अप्लाई करते हैं. तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ. इस फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनरोलमेंट एज कंट्रैक्टर, कैटेगरी अप्लाइड फॉर, या कैटेगरी जो है ना वो आप इसमें बताएंगे कि जी मैं कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई करता हूँ. तो ये 1 से लेके 10 तक कैटेगरीज है और ये PK की कैटेगरी है. PK1, PK2, PK3 अप टिल 10. ये सबसे पहली कैटेगरी जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो PK10 है. तो अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो ये PK10 से स्टार्ट लेगा. तो यहाँ पे वो कैटेगरी का लिख लेगा, नेम ऑफ कंट्रैक्टर और फर्म, अपना नाम लिखेगा, या उसने अगर कोई फर्म बनाई है तो उस फर्म का नाम लिखेगा. तो उसका एड्रेस इधर आ जाएगा. इनिशियल द एप्रोप्रिएट बॉक्स. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर. अच्छा, यहाँ पे देखें आप, मुख्तलिफ बॉक्स बने हुए हैं. सिविल वर्क का बॉक्स है, रोड ड्रेनेज एंड रिटेनिंग स्ट्रक्चर का है, कैरेज वर्क का है, इलेक्ट्रिकल वर्क का है, और ये 11 बॉक्स बने हुए हैं. इलेक्ट्रॉनिक वर्क, एयर कंडीशनिंग, ब्रिज, ये सारी चीजें. तो इसमें जो भी सिविल वर्क का बॉक्स, एक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी क्लिक कर सकते हैं. इसमें सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए हमने इंस्पेक्टर से इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना होता है. तो ये प्रॉपर बॉक्स उसको टिक कर दिया जाता है. फिर उसके बाद मजीद आगे जाते हैं और इसके बारे में ये जैसे मैंने आपको बताया कि 10 से स्टार्ट होता है और 1 पे 1 जो है अनलिमिटेड है, इसकी नो लिमिट है वर्क कैपेसिटी. और इसकी एनुअल फी जो है ना, ये एनुअल फी रजिस्ट्रेशन की ये हर साल देनी पड़ती है, 1,20,000 है. और ये शुरू होता है 8,000 से. तो ये 8,000, फिर 12,000, फिर 20,000, और इस तरह जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाती है तो इसकी फी भी बढ़ती जाती है. और इसकी लिमिट भी देखें, ये पहले 50 लाख की है एंट्री जो है स्टार्ट वाली PK10, इसकी लिमिट 50 लाख है. 50 लाख का काम तो मेंटेनेंस का ही हो सकता है छोटा मोटा. अच्छा, फिर दूसरी जो है वो 1 करोड़ रुपए की है. फिर तीसरी कैटेगरी जो है वो 2 करोड़ की है, फिर 5 की है, फिर 15 की है, फिर 40 की है, फिर 80 की है, फिर 1.8 अरब रुपए की है, 1800 मिलियन की, और फिर 3 अरब की है, और फिर नो लिमिट है. तो इस नो लिमिट की रिन्यूअल फीस जो है साल पर साल वो 1,20,000 है, और ये स्टार्ट की जो है 8,000 है, बाकी इनके बीच में है. तो ये हर साल ये
पैसे दाखिल करने पड़ते हैं, चाहे आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, इस लाइसेंस को जिंदा रखने के लिए, इसको एक्टिव रखने के लिए, लाइव रखने के लिए. नोट फॉर द इलेक्ट्रिक वर्क्स अटैच copy of the valid license for the electric inspector. इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर पेशावर में एक बैठता है, उससे आपने लाइसेंस बनाना होता है और ये लाइसेंस बना के फिर इसके साथ अटैच करके आपने दे देना होता है. अच्छा, फिर उसके बाद पूछते हैं इज योर फर्म रजिस्टर्ड और लिमिटेड, तो आपने उसको यस या नो करना है. इफ यस अटैच कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये इस तरह की चीज स्टाम्प पेपर होता है, तो उस पर आप वो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं. आर यू अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट एजेंसी, या यस करना है या नो करना है. ठीक है, कोई ऑलरेडी आप किसी और मसलन NHA में कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे हैं, CDA में कर रहे हैं, मतलब है सूबे के बाहर. ठीक है. अच्छा, डिटेल ऑफ कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस अटैच एट पेज लगाने हैं इसमें कि आपके पास आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है, आपके पास मैन पावर कितनी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स कितने हैं, मशीनरी कितनी है, इक्विपमेंट कितना है. ठीक है. फिर क्लास ऑफ बिजनेस इन विच एक्चुअली एंगेज्ड, नेम ऑफ बिजनेस और बिजनेस पोस्टल एड्रेस, एक बिजनेस है, दो बिजनेस है, जो भी है. इफ यस गिव द नेम ऑफ डिपार्टमेंट विद विच enlisted showing the limit of amount up to which you are authorized to tender. ये वही बात है कि कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, सपोज NHA में कर रहे हैं या CDA में कर रहे हैं, तो आपने वो बताना है कि जी ये मेरी लिमिट है और इस तक मैं टेंडर कर सकता हूँ, इतनी लिमिट का काम मैं कर सकता हूँ. फिर आ जाता है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म. वो आपकी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें, ये कहता है कि नॉट फॉर क्लास PK 9 एंड 10 शुरू की होती है और 9 अपग्रेड होगी. ये 5 लाख से 1 करोड़ तक की ये दो क्लास जो है ना, इनके लिए ये शर्त नहीं है, वो इधर सिर्फ नॉट एप्लीकेबल लिख लेते हैं. बाकी PK 8 से लेके PK 1 तक ये सारे ये लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म का नाम, उसके क्लरिकल स्टाफ, उसकी सुपरविजन स्टाफ, रोल, और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इधर लिखनी पड़ती हैं. फादर नेम, डेजिग्नेशन, आइडेंटिटी कार्ड नंबर. अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉट फॉर PK 10. PK 10 जो 50 लाख रुपए की कैटेगरी है ना, जिसमें 50 लाख रुपए का काम होता है, तो उसमें आपके पास भी प्लांट और इक्विपमेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है. तो उसके अलावा बाकी सारे PK 9 से लेके PK 1 तक ये सारी इसमें टाइप ऑफ मशीनरी और ये सारी चीजें देनी पड़ती है. ठीक है. अगर आपके पास कोई व्हीकल्स हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ेगा. अगर कोई मशीनरी है, मसलन मिक्सर है, तो उसके मॉडल, ईयर, कैपेसिटी की कितनी कंक्रीट, वो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसका मेक किधर है, चाइना का है, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन, फ्रांस का है, कहाँ, मतलब मेड आपने लिख देना है और इसकी रजिस्ट्रेशन भी लिख देनी है. प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और फर्म, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोकेशन और एस्टिमेटेड कास्ट. ये आपने उसको एक स्टाम्प पेपर पे लिख के देना होता है कि जी मेरे कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे वाक़या है, यहाँ पे इसकी लोकेशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे देने हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो साइंटिफिक हो जाएगा. और एस्टिमेटेड कास्ट इसकी कितनी है, कि इसकी कीमत कितनी है. बैंक अकाउंट, शेयरिंग, सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा अटैच इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट. तो बैंक स्टेटमेंट के साथ जो भी आपका अकाउंट वगैरह है ना, तो नेम अंडर द अकाउंट होल्डर, नेम अंडर द अकाउंट हेल्ड, कि वो नाम जिसके अंडर ये अकाउंट हेल्ड है, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक और अमाउंट, ये सारे दे देने. प्रीवियस एक्सपीरियंस, गिव लिस्ट ऑफ वर्क्स एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वर्क कैरिड आउट फॉर मोर देन 5 years old बिफोर द डेट ऑफ दिस एप्लीकेशन में नॉट बी लिस्टेड. दो बातें कर रहा है. एक, आपने पुराने कामों की लिस्ट देनी है, लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे पिछले 5 सालों तक की आपने लिस्ट देनी है, उससे पहले की लिस्ट देने की जरूरत नहीं है. तो आपने ये लिस्ट आप बनानी किधर से, ये आपको जहाँ जहाँ पे जिस डिवीजन में जिस एक्शन के साथ आपने काम किया उनसे ये लिस्ट बनानी पड़ेगी. मसलन आपने किसी एक डिवीजन में काम किया है, से पेशावर बिल्डिंग में काम किया है, तो आपने सारे प्रोजेक्ट उसी पेशावर बिल्डिंग में किए हैं, तो आपने लिख देना है कि सीरियल नंबर 1 पे ये नाम, नेम ऑफ वर्क था, नेम ऑफ फर्म, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क ये थी, टोटल पेमेंट रिसीव्ड इसका ये था, वेदर वर्क एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली और इन पार्टनरशिप विद अदर कॉन्ट्रैक्टर की, ये आपने पार्टनरशिप में किया है, जॉइंट वेंचर पे किया है या अकेला किया है. फुल एड्रेस ऑफ द डिवीजन डिपार्टमेंट विद होम वर्क हैज बीन
carried out. यहाँ पे उस डिवीजन का, जिस तरह मैंने कहा कि पिशावर बिल्डिंग डिवीजन है, तो उसका पूरा नाम और उसके सारे पता और फोन नंबर ये यहाँ पे लिख देना होता है. तो ये सारे जितने भी काम किए होंगे तो 5 साल तक ये लिस्ट इसमें फिल कर दिए गए. इनकम टैक्स स्टेटस आपने बताया है कि आर यू एन इनकम टैक्स एससीसी, या यस कहेंगे या नो कहेंगे. नो तो नो को तो हम रखते ही नहीं है, यस ही कहेंगे. और उसके लिए फिर इफ यस स्टेट एंड एनेक्स द लास्ट असेसमेंट ईयर अप टू व्हिच यू हैव पेड, तो असेसमेंट ईयर या लिख देंगे कि जी पिछले साल मैंने इतना इनकम टैक्स पे किया था. मिसलेनियस गिव एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन होगी, जी मेरे पास इतनी पाइप शटरिंग है, इतना और ये जो टूल्स मशीनरी के अलावा इतने टूल्स हैं और इतनी लेबर है, तो उसको आप डिटेल देना चाहें तो ये दे देंगे. सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई, ये वो एफिडेविट, ये इस तरह का वो ओथ देनी पड़ती है. सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट विद डेट, पोस्टल एड्रेस, एनटीएन नंबर भी देना पड़ता है, एनआईसी नंबर भी देना पड़ता है, मोबाइल नंबर भी, जो मोबाइल नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो एक्टिव हो वो देना पड़ता है, कि दूसरा नहीं देंगे. तो ये, और फिर इसके बाद ये पोर्शन जो होता है ये ऑफिशियल यूज के लिए होता है. जब आपकी एप्लीकेशन चली गई है तो फिर इस कमेटी की, जो कमेटी 3-4 डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल होती है, उनकी हर महीने या 3 महीनों बाद कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट की मीटिंग होती है. इन्वेस्टमेंट कमेटी जिसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग होती है और वो इन पे फिर दस्तखत करते हैं हर एक चीज़ को. यहाँ पे अगर आपका केस अप्रूव हो गया अप्रूव लिख लेते हैं, अगर नॉट अप्रूव हो गया है तो वो नॉट अप्रूव लिख के उसके साथ एक लिस्ट अटैच कर देते हैं कि ड्यू टू सच एंड सच फैक्ट्स दिस केस कुड नॉट बी अप्रूव. यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखी हुई होगी, सिग्नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन्वेस्टमेंट स्क्रूटनी कमेटी, या जो इसको इन्वेस्टमेंट कमेटी कहते हैं. तो यहाँ पे सारों के दस्तखत और स्टैम्प और ये होगा. ठीक है जनाब, तो ये हो गया एक पोर्शन. अब जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रा बड़े गौर से देखें और इस एक इसमें आपको सब कुछ समझ आ जाएगी. तो इसको अच्छा देखें, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है. ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा चार्ट है जिसमें आपको हर एक चीज़ मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के बारे में. तो ये जल्दी से मैं आपको ज़रा थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ. जैसे मैंने आपको कहा PK10 सबसे कम कैटेगरी है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है. तो इसकी देखिए यहाँ पे लिखे हुए वर्क लिमिट, फिगर इन मिलियंस, ये रिक्वायरमेंट है. ये सारी रिक्वायरमेंट है, ये आपने फुलफिल करनी है जो बंदा भी कॉन्ट्रैक्टरशिप के लिए अप्लाई करता है. पहला क्या है, वर्क लिमिट, फिगर इन मिलियंस. फिर दूसरा है एनुअल रजिस्ट्रेशन फी. फिर तीसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी अप टू द वैल्यू, कि कितनी वैल्यू की मूवेबल प्रॉपर्टी किस किस में होनी चाहिए, कितनी किस किस कैटेगरी में होनी चाहिए. बैंक बैलेंस अप टू रुपीज इन केस ऑफ फर्म आर लिमिटेड. अकाउंट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा, contact number of the engineers and Pakistan Engineering Council certificate renewed. Undertaking of engineer on 100 rupees stamp paper duly attested by the notary public. List of machinery, ये भी स्टाम्प पेपर पे देनी पड़ती है. लिस्ट ऑफ स्टाफ, ये भी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे देना पड़ता है और नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करना पड़ता है. वर्क्स डन कंप्लीशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द कंसर्न एक्शन इन केस ऑफ अपग्रेडेशन. इन केस ऑफ फॉर्म कंपनीज फॉर्म एच, जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में होते हैं तो फॉर्म एच या पार्टनरशिप डीड प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह. तो ये अब हम देखते हैं कि देखें, जैसे मैंने आपको कहा है कि यहाँ से शुरू करते हैं कि ये सबसे मिनिमम अमाउंट की कैटेगरी है 50 लाख रुपए, 5 मिलियन की. और फिर इसके बाद 9 कैटेगरी जो आती है ये 1 करोड़ रुपए की हो जाती है. फिर बी कैटेगरी जो आती है 8 कैटेगरी 8, ये हो जाती है 2 करोड़ रुपए की. तो देखिए, अगर इस पूरे इस चार्ट को आप देखें ना, तो इसमें कॉलम्स तो बहुत है, लेकिन 3 कॉलम्स को इसने बहुत प्रोमिनेंट किया हुआ है. एक यहाँ से लेके ये लाइन प्रोमिनेंट है, फिर ये लाइन प्रोमिनेंट है, और फिर डेफिनेटली ये लाइन प्रोमिनेंट है.
تو یہ بیچ میں لائنیں جو ہے نا یہ شیڈڈ، یہ کم شیڈڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا چارٹ جو ہے 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے. پہلے میں جو انیشیل آتا ہے وہ 50 لاکھ سے لے کے 2 کروڑ تک، یہ پی کے 10 سے لے کے پی کے 8 تک. تو اس میں آپ کے رجسٹریشن فیس آ جاتی ہے 8,000، 12,000 اور 20,000. اس میں آپ کی اموویبل پراپرٹی یہ 20 لاکھ روپے کی بتانی پڑتی ہے، یہاں پہ 30 لاکھ روپے کی، یہاں پہ 40 لاکھ روپے کی، اس کی فرق بتانے پڑتے ہیں. پھر یہاں پہ بینک بیلنس جو ہے یہ آپ کا 5 لاکھ روپے ہونا چاہیے، یہ 8 لاکھ روپے ہونا چاہیے، یہ 10 لاکھ ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ جو اٹیسٹڈ کاپی آف ڈگری ڈپلوما جو آپ انجینئر رکھتے ہیں تو یہ پی کے 10 کے لیے یہ ایگزمپشن ہے. پی کے 10 کے لیے 50 لاکھ روپے کے لیے آپ کے انجینئر رکھیں گے یا ڈپلوما، وہ تو آپ خود بھی ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے اس سے آگے جاتے ہیں تو پی کے 9 میں آپ نے ڈپلوما ہولڈر انجینئر رکھنا ہے، ایک ڈپلوما ہولڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے. پھر پی کے 8 میں ڈگری ہولڈر بھی سول انجینئر ہونا چاہیے. صرف ڈپلوما ہولڈر پی کے 9 میں ہوگا. پی کے 8 سے پھر ڈگری ہولڈر شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ایسی بات ہے کہ یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے جو کہ انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹ سے بھی کرائی ہے کہ ہر ایک کنٹریکٹر اپنے ساتھ ایک ڈگری ہولڈر رکھے گا. بیچلر آف انجینئرنگ جس نے کی ہو بھی وہ امپلائڈ کرے گا. تو اس سے انڈائریکٹلی ان امپلائمنٹ سارے تو پبلک سیکٹر میں بھی نہیں ابزارب ہو سکتے ہیں نا، پبلک سیکٹر میں اتنی سیٹیں بھی نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے بھی جب یہ کنٹریکٹر حضرات اور انجینئر حضرات ایک دوسرے کی جورسڈکشن کو انکروچ نہ کریں. انکروچ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا لائسنس بیچ دیتے ہیں، تو اس کو انکروچمنٹ کہتے ہیں. اگر نہ کریں تو ان کو بڑی اچھی تنخواہ یہ ساتھ رکھتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوتا ہے انجینئر کا، اور اس طرح سے ان کے وہ کام جو ہے وہ بھی پراپرلی مینیج ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا لائسنس بیچ دیتا ہے تو پھر اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی کے 9 اور پی کے 8 میں آپ پی کے 9 میں آپ نے صرف ڈپلوما ہولڈر رکھنا ہے، باقی پی کے 8 سے لے کے پی کے 1 تک آپ نے ڈگری ہولڈر رکھنے ہیں. تو یہ جو بیچ والی لائن ہے نا اس میں آپ نے ایک ڈگری ہولڈر رکھنا ہے ہر ایک. مطلب ہے کہ پی کے 7 سے لے کے پی کے 8 سے لے کے پی کے 4 تک آپ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایک ڈگری ہولڈر کو اپنے ساتھ امپلائڈ کریں گے. جبکہ پی کے 3 سے لے کے پی کے 1 تک اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر ایک کنٹریکٹر نے 2 ڈگری ہولڈرز کو اپنے ساتھ امپلائڈ کرنا ہے. تو یہ اس لیے بھی اس کی یہ ڈویژن ہوئی ہے کہ دیکھیں پہلے میں تو یہ ایک آ جاتا ہے، یہ ڈپلوما ہولڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ نہیں ہے، اور دوسرے میں ایک آ جاتے ہیں اور پھر اس طریقے سے 2 آ جاتے ہیں. اچھا، یہ تو یہاں تک انڈر ٹیکنگ آف انجینئرنگ. اچھا، یہ سب میں ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ یہ انڈر ٹیکنگ لینی ہوتی ہے کہ جی میں اس آدمی کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ پی کے 10 میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر آ جاتی ہے لسٹ آف مشینری. اس کو بھی آپ نے لسٹ آف مشینری پی کے 10 میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پی کے 9 سے لے کے پی کے 8 تک رولر، روڈ رولر، گریڈر اینڈ کمپریسر، یہ روڈ میکنگ مشینری ہیں، یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے جب یہ کیٹیگریز زیادہ ہوتی جاتی ہیں تو یہ رولر، گریڈر، کمپریسر، ڈوزر، لوڈر اینڈ وائبریٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں ان کے ساتھ. یہ سب کے لیے پی کے 7 سے لے کے پی کے 4 تک کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ہر ایک کے پاس یہ ہونا چاہیے. اور پھر پی کے 3 سے لے کے پی کے 1 تک یہ رولر، گریڈر، کمپریسر، ڈوزر، لوڈر، کرشنگ پلانٹ، وائبریٹر ایٹسٹرا، اور بھی جتنی مشینری ہو سکتی ہے وہ جب اس لیول تک آدمی نو لمٹ تک پہنچ جاتے تو اس کے پاس مشینری کا بھی اچھا خاصا اسٹاک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں. اچھا، لسٹ آف سٹاف میں یہاں پہ ریکوائرڈ نہیں ہے، اور باقی پھر ہر ایک جگہ پہ ریکوائرڈ ہے کہ جی ہر ایک پی کے 9 سے لے کے پی کے 1 تک ہر کوئی لسٹ آف سٹاف جو ہے وہ اپنا اسٹامپ پیپر پہ 100 روپیز اسٹامپ پیپر، جوڈیشل اسٹامپ پیپر پہ نوٹری پبلک سے ٹیسٹ شدہ دے گا کہ جی میرے پاس یہ بندے کام کر رہے ہیں. ورک ڈن ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، یہ دیکھیں یہاں اس کے لیے تو چونکہ یہ تو انیشیل ریکروٹمنٹ ہے نا، انیشیل انویسٹمنٹ ہے، تو اس میں اس کی ایکسپیرینس کی کیا ضرورت ہے. یہ تو جب یہاں پہ کچھ کام کرے گا تو پھر ادھر سے
جب فرام PK10 to PK9 آئے گا نا تو اس کو یہ اس کی لیمٹ جو ہے یہ 5 ملین تک ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جب یہ PK9 سے PK8 تک آئے گا تو یہ تو وہ پیش کرنا پڑتا ہے. اگر اس وقت نہیں ہے تو پھر آپ ان سے ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی میرا انجینئر آج فلاں سائٹ پہ گیا ہوا ہے, میں نے ادھر آنا تھا, تو آپ مجھے کوئی ڈیٹ بتا دیں, اس ڈیٹ کو میں لے آؤں گا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ ویدر اپلیکیبل جو یہ بڑی تو یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ جی پروڈیوس کر دیں گے تو یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. The property certificate for showing value of property should have its proper number reference from the revenue office concerned. The property certificate first should not be more than 6 months old. یہ بھی ایسے ہوتا تھا کہ پہلے 2 سال 3 سال پہلے کا فرد کہیں پہ پڑا ہوتا تھا تو اس کو لا کے پروڈیوس کر دے کہ جی یہ میری پراپرٹی ہے. وہ پراپرٹی فرد جو ہے نا یہ 6 مہینے سے زیادہ اولڈ ہو تو وہ ویلڈ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جی آپ نے ان ساری چیزوں کو ریفرنس دینا ہے. اچھا, سبمیشن آف فالس فورس اسٹیٹمنٹ, یہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جب آپ کبھی فالس فورس اسٹیٹمنٹ کریں گے تو ایک تو آپ کو کینسلیشن ہوگی آف انویسٹمنٹ اینڈ کریمنل پروسیڈنگ انڈر دی لا ایٹ اینی اسٹیج ول بی انیشیٹڈ. ٹھیک ہے جناب. تو یہ سارا اس میں میں آپ کو یہ فارم اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اچھا, تو ہمارا تو اتنا کورس بھی نہیں رہ رہا ہے. فزیکل کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ یہ تو ایک 2 کے 3 کلاسیں میری اور ہیں, تو آپ کا سارا کورس میں نے کور کر لیا. چلے اچھا ٹھیک ہے, اوکے جی سر, ایز یو وش. If you are happy, I am happy. بس سر مڈ میں تھوڑا سا کم دے سر. پھر مڈ میں مطلب لیکچرز تھوڑے دے دیں, مطلب 2-3 لیکچر مڈس کے لیے دے دیں اور پھر جو باقی رہ جائے گا وہ تو میں کر لوں گا. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیٹ آئی ول ڈو. جیسے آپ کو, اور اگر ہو سکا تو پھر اس کو خیر تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر دیں گے. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لیکچر لے جاتے ہیں اور بس اس کو جس طرح ہم کیا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے پاس اصل میں جی سر آن لائن میں سر تھوڑا سا کنسنٹریشن لوز ہو جاتا ہے. فزیکل کلاسز میں سر پھر بندہ اٹینٹیو بیٹھا ہوتا ہے. اچھا ایسا ہے نا کہ ہم تو ہمارے تو گڈ لک سر, وہ اس لیے میں پوچھ رہا تھا نا کیونکہ بس پھر ایگزام کی پریپریشن ابھی سے اسٹارٹ کرنی ہے, تو اس لیے کورس کا میں کنفرم کر رہا تھا سر. سر میڈ ایگزام سر وہ بھی آن لائن ہے. مزے کرے پھر اور کیا ہے. آپ نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے سر؟ ہمیں جلوس کے بغیر آن لائن ٹھیک ہے نا سر, کیونکہ ہر کسی کی سر اپنی جاب ہوتی ہے سر, تو ایم ایس سی کلاسز اگر آن لائن ہو تو سر اچھی بات ہے. یا میری بات سن, میں آپ کو جو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں کہنے میں.
देखें जिस तरह MBBS किसी ने किया होता है ना और फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो स्पेशलाइजेशन में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में वो कितनी मरतबा फेल होता है? वो इसलिए फेल नहीं होता है कि वो नालायक होता है, उसको इसलिए फेल करते हैं कि इस कोर्स बार बार पढ़े, इतनी बार पढ़े कि इसको फिंगर टिप्स पे हर एक चीज याद हो, ठीक है। और सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें कि जी आप ने अगर डॉक्टर के पास जाना है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा नहीं यार, स्पेशलिस्ट के पास मैंने जाना है, MBBS के पास मैंने जाना ही नहीं। तो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जब आप बैचलर्स कर लेते हैं और फिर मास्टर करते हैं, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे और ज्यादा हो जाती है। और ज्यादा जब हो जाती है तो हर कोई ये सोचता है कि यार इसने MS किया है, मेरे प्रॉब्लम का हल इसके पास जरूर होगा। तो देन पीपल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम यू पीपल। तो इसलिए बेटा हर एक चीज को बार बार पढ़ें, और बार बार पढ़ने में कोई का बात नहीं है। ये वो लोग अब खत्म हो गए हैं जो बड़े जीनियस थे, एक मर्तबा एक पेज को पढ़ लेते तो सब कुछ उनको याद हो जाता था। आजकल तो इतनी इन्वॉल्वमेंट है, इतनी चीजों में हम इन्वॉल्व हैं कि हम बैठे बैठे हमें भूल जाता है कि हम किस चीज पे बात कर रहे थे। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा पढ़े बेटा, ये स्पेशलाइजेशन है। कोई ऐसा ना हो कि कहीं आप से कोई पूछे कि जी फला चीज आपको किसने पढ़ाई है, किस यूनिवर्सिटी से आपने ये MS की डिग्री की है, तो फिर जरा इंसान को शर्मिंदगी होती है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, सही बात। आई होप आप मेरी बात समझ चुके हैं। जी जी बिल्कुल Okay. सर, समझ गए। ओके, टिल नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास तो फिर आज क्या तारीख है? 17 जी सर, ईद के बाद लास्ट वीक है सर, फिर उसके बाद एग्जाम्स हैं। अच्छा, ईद के बाद वाली वीक में फिर, तो ईद के बाद वाली वीक में फिर ये आता है, इसमें मंडे को आता है, ये सैटरडे को आता है सर। ये ईद वाली वीक आई थिंक छुट्टी है, और उसके बाद वो 27 या 28 को क्लास होगी सर आपकी, या अच्छा, 29 को आई थिंक। ठीक है, बस जो जब भी वो सैटरडे आएगा ईद के बाद, छुट्टियों के बाद, तो फिर हम इसको कर लेंगे सर। तो उसमें फिर पेपर भी डिस्कस कर लेंगे, मतलब उसी लिहाज से फिर हम वो भी करेंगे सर। पेपर आपसे क्या डिस्कस करूंगा? पेपर तो मैं दूंगा, आप हल करना है। नहीं सर, ये आप क्या मतलब कह रहे हैं? मतलब लेक्चर्स अगर अभी से फिर बता दें, या लास्ट वीक में अगर बता दें। एक बात मेरी और भी ज़हन नशीन करें, ये जो आप स्लाइडें देखते हैं, या जो मैं स्लाइडों से पढ़ाता हूँ, या जो आपको पढ़ाता हूँ, तो ये तो आपको मैंने जनरल नॉलेज या इस तरीके की प्रिलिमिनरी चीजें बताई हैं। इसको देखने के लिए आपने बुक्स भी देखनी होती हैं। तो जितना ज्यादा इसमें आप जाएंगे तो उतना ज्यादा उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकेंगे। और ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है यार, हमारा जब RCC का पेपर था तो हम कहते थे कि जी ओपन बुक एग्जाम होना चाहिए, तो उसने कहा ऐसे चलो ओपन बुक एग्जाम, बैठो सारे, जितनी किताबें और नोट्स हैं अपने साथ रखो, एंड यू आर अलाउड टू डू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बुक्स। लेकिन वो चीज ऐसी थी कि न बुक्स में थी और न किसी को आता था। समझ आई है ना? तो अब जरा बेटा ये MS लेवल जरा भारी लेवल होता है, तो इसके जरा वेटेज का ख्याल रखिए। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। I hope you have got what I want to explain, what I want to tell you. सर जी जी बिल्कुल सर। रिकमेंडेशंस तो दे दे, रेफरेंसेस बुक्स के। रेफरेंस? जी, बुक रेफरेंसेस। अच्छा, मैं दे दूंगा। रेफरेंस बुक्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं ऐसी बुक्स आपको बताऊंगा कि जो आप पढ़ें तो आपको समझ आए। जी जी बाद ये गोरों की लिखी हुई किताबें हैं, वो तो आप 10-10 मरतबा पढ़ें तो आपके उस सर से ऊपर चला जाएगा। जी जी सर, अगर साथ में हो तो काइंडली अगर शेयर कर दें। मैं बता दूं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, ओके देन, टिल नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज एंड एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह। थैंक यू सर, आपको भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।